हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सारे बालक और बालिकाओं? मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो। एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन? जस्ट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो, हाँ, मेरी आवाज मेरे को बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। क्या आप लोगों को आ रही है क्या बहुत प्रॉपर्ली? मेरी आवाज बहुत प्रॉपर्ली आप लोगों को आ रही है क्या? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं एक बार सारे बच्चों को भी पुश कर देता हूं। चलो, सो और इसको डाल देते हैं अभी अपन फ्लाइट मोड पे, जिससे कि कोई भी ये नहीं होगा। आइए, डन। सो हेलो हेलो हेलो। सो एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन? यस, मेरी आवाज एकदम प्रॉपर्ली आप लोगों को आ रही है। हमारी क्लास अल्ट्रा लो लेटेंसी पे चल रही है, मतलब जो भी डाउट भी रहेगा ना आपका, तो मैं बहुत तेजी से क्लियर करते हुए चलूंगा जी। क्लियर है? अच्छा, ये जो क्लास होगी बहुत लंबी होगी, रात को 9-10 बजे तक बैक टू बैक चलने वाली है। मैं बीच में हो सकेगा तो 5-10 मिनट का ब्रेक दूंगा। ओके, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया, मैं I'll be keeping my promise गाइस, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से कर देंगे जी। हाँ, प्लस क्लास का भी जो रहेगा वो मोस्टली रात को 10 बजे के बाद ही रहेगा प्लस क्लास। ओके माहिरा? हाँ, बट मैं तुमको ये एश्योर कराऊंगा, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ना, थोड़ा एनसीईआरटी रीडिंग को थोड़ा सा इंप्रूव किया हूं। इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करने से समझ में कभी भी नहीं आएगा। आप लोगों ने भी किया होगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं आएगा। सो इससे मैं प्लस में क्या करता हूं ना, व्हाट आई डू, कि मैं पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को देसी भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। तो आज का जो क्लास होगा वो कुछ अलग प्रकार से होगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देसी भाषा में समझेंगे। हम लोग देसी भाषा में पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्रॉपर्ली। मैं इसका नोट्स मेकिंग करवाऊंगा। क्लियर है? और फिर बाद में हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ओके, इससे क्या फायदा होगा ना, कि जो भी तुम पढ़ोगे वो तुमको यहीं पर क्लास में याद हो जाएगा, और जो भी डाउट्स रहेंगे मैं तुम्हारे डाउट्स भी लेते हुए चलूंगा जी। क्लियर है? दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। ओके, सो प्लीज डू सपोर्ट। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ओके, यस, ठीक है। आ जी, प्लस क्लास आज से शुरू हो रही है, आज से ही तुम्हारे पास शुरू हो रही है जी। चलो, सो आर यू गाइस रेडी? ओके, आर यू गाइस रेडी? चलो, let's start the session guys, let's start the session, just give me a second। एक बारी मैं तुम्हारे कमेंट्स को ना, मैं एक बारी देख लूं कि तुम्हारा कमेंट्स विजिबल है क्या। मैं सारे बच्चों को ना एक बारी इनवाइट ही कर लेता हूं क्लास में। चल, बढ़िया। ओके, प्लानर में नहीं दिख रहा है तो मैं इसके बाद में तुमको भेज दूंगा जी। ओके, आई शोर। अच्छा, प्लीज एक और एक विनती है कि कोई भी ना बेटा मस्ती नहीं करे क्लास के बीच में, स्पैमिंग नहीं करे। जो भी स्पैमिंग करना है ना वो जा सकता है। देखो ना, तो कुछ 3-4 व्यक्ति आ चुके हैं। अगर आपको यही काम करना है तो कृपया आप चले जाइएगा, बिकॉज बहुत ही सीरियस क्लास आज की चलने वाली है। ओके, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ अभद्र भाषा का उपयोग करूं। अभद्र इन द सेंस का मतलब तुम्हारे दिल पर चोट लगे, मैं वो सब वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, ठीक है? चलो जी। तो यार, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले वी हैव टू गो विद सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। कुछ टर्मिनोलॉजी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको लाइफ लॉन्ग, तुमको एमबीबीएस में भी टर्मिनोलॉजीज तुमको आएंगी। ओके, वो सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग को पता होनी चाहिए। हम लोग पहले उनसे शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जेनेटिक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, जब आप लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? जेनेटिक्स कहते हैं जी, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब सवाल गुरु ये आ रहा है, तो फिर इनहेरिटेंस क्या होगा? है ना मालिक? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम दी पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तुमने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भी दादी और माँ से, दादी से, नानी से एक बात सुना होगा, ये इनका लड़का जो है ना एकदम अपने बाप पर गया है। बचपन में इसका बाप भी ऐसी मस्ती करता था, इनके पिताजी भी ऐसी मस्ती करते थे, इसकी माताजी भी ऐसी मस्ती करती, वैसे इनका बच्चा हो गया है। ये तुमने सुना है क्या? ओके, यू हैव हर्ड दिस, वेरी कॉमन इन आवर इंडियन कल्चर, हर एक घर में सुनने को मिलता है जी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब कोई भी कैरेक्टर पास करता है पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर, उस फिनोमिना को, उस पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं जी। ओके, इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, ध्यान रखना क्या? तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पासिंग ऑफ कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर क्या होता है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक वर्ड को तोड़ते हुए चलेंगे आराम से। पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम
पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो तुम्हारे कैरेक्टर पास हो रहे हैं उसी को क्या बोला गया, इनहेरिटेंस बोला गया। अब ये जो है ना तुम्हारा कैरेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे थोड़े देर समय के अंदर जी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फिर सवाल आएगा कि सर वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या होता है? सो वेरिएशन का मतलब होता है ओके, पेरेंट्स बच्चे से कितना डिफर कर रहा है। यार क्या तुम एग्जैक्टली अपने पापा की तरह दिख रहे हो क्या आप एग्जैक्टली अपनी माता की तरह दिख रहे हो? नहीं बेटा जी। तो वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कितना अलग है, इसी को अपन वेरिएशंस कहते हैं। समझा? ओके, सो वेरिएशन क्या होता है? डिग्री बाय विच पेरेंट्स, ओके, बाय विच पेरेंट्स थोड़ा डिफर करेंगे, ऑफस्प्रिंग डिफर करेंगे, बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? तो जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर फ्रॉम दी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर स्टेटमेंट में ये बोल दे कि डिग्री बाय विच पेरेंट्स डिफर फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन जाएगा। ओके, ग्रामेटिकली अगर तुम जाओगे तो बच्चा अपने माता पिता से कैसे डिफर कर रहा है वो तुम्हारा वेरिएशन होगा। ठीक है, आइए फिर एक अगला जो डेफिनेशन आता है, टर्मिनोलॉजी होता है कैरेक्टर। सर ये कैरेक्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर्स? अब ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर उठा लो, ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर उठा लो, उसे कहते हैं कैरेक्टर। सो कैरेक्टर का मतलब होता है क्या, कि एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा जी? कैरेक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि तुम्हारा जो पी प्लांट है, इसका उपयोग बहुत करने वाले हम लोग, ठीक है, जिसको अपन पाइसम सटाइवम भी कहते हैं, इसे पाइसम सटाइवम भी कहते हैं क्या? ओके, सो पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि तुम्हारा स्टेम का हाइट, स्टेम हाइट, ओके, स्टेम का हाइट हो गया। फिर तुम्हारा तो फ्लावर का कलर हो गया, ओके, फ्लावर का कलर। और क्या हो सकता है बेटा जी? सीड का कलर। कोई कैरेक्टर बताओ? सीड का शेप। तो ये सब क्या होता है बेटा जी? कैरेक्टर्स होते हैं। सो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ओके, अब पी प्लांट में आई कलर कैसे आएगा? अभी अपन पी प्लांट का बात कर रहे हैं ना, तो ओके, पॉड का शेप, तो ये सारी चीज क्या बेटा जी? कैरेक्टर है। सो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर, एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? कैरेक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर जो होता है बेटा जी, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा कैरेक्टर कहलाता है जी। क्या किसी को यहां तक डाउट है? क्या किसी को यहां कोई डाउट है? क्या यहां कोई डाउट है क्या जी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आइए, तो ये हो गया अपने जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन और कैरेक्टर को पढ़ लिया। बिकॉज ये सारे टर्म्स फ्रीक्वेंटली भी आगे यूज होने वाले हैं, उसके लिए सारे खत्म कर लेते हैं फटाफट इसको पढ़ के अपन। ओके, चलो अब अगला जो टर्म है वो है ट्रेट। मालिक, ट्रेट क्या होता है? ट्रेट का मतलब होता है जब कैरेक्टर में वेरिएशन आ जाए। ओके, यस, वेरिएशन इन कैरेक्टर, वेरिएशन इन कैरेक्टर। जब मेरे प्यारे बालकों, जब कैरेक्टर में वेरिएशन आता है उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ट्रेट। ओके, मैंने क्या बोला कि जब वेरिएशन जब आ जाए किसके अंदर? कैरेक्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखो जी, एग्जाम्पल के तौर पर समझना, जैसे कि मेरे ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से? स्टेम हाइट, स्टेम हाइट कैरेक्टर है क्या? ओके, ठीक है, बहुत बड़े तरीके से समझते हैं। और यहां पे ट्रेट है, ठीक है। तो जब स्टेम हाइट में जब वेरिएशन आएगा तो तुम्हारे ट्रेट क्या क्या होंगे? ट्रेट क्या होंगे जी? या तो टॉल होगा या फिर तुम्हारा ड्वार्फ होगा। तो ये जो टॉल और जो ड्वार्फ है ना, ये आपके क्या होते हैं बेटा जी? ट्रेट्स होते हैं।
क्लियर है? यस, क्या मेरी बातें क्लियर है बेटा जी? ओके, ये मेरी बातें क्लियर है? तो कैरेक्टर क्या होता है? क्या होता है जी? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर, और जब उस कैरेक्टर में वेरिएशन आ जाएगा तो वो तुम्हारा ट्रेट बन जाएगा। मैं तुम्हारे को वो है ना इंग्लिश टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं बहुत देसी भाषा में पढ़ाऊंगा, तुमको प्यार हो जाएगा जेनेटिक्स से, बाद में तुम बोलोगे सर मजा आ गया। ठीक है, चलो सेकंड हम बात करेंगे फ्लावर कलर। फ्लावर कलर क्या है? ट्रेट है या कैरेक्टर है? फ्लावर कलर क्या है? ओके, मिस मेडिको, वेरिएशन का मतलब होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे से कितना अलग है, तो जो बदलाव होता है ना उसे अपन कहते हैं क्या? वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, फ्लावर कलर क्या होगा? ये तुम्हारा होगा कैरेक्टर, ये होगा क्या? तुम्हारा कैरेक्टर। ठीक है, दिस विल बी योर कैरेक्टर। ठीक है, अब वॉयलेट और व्हाइट क्या होगा? वॉयलेट और व्हाइट क्या होगा? व्हाट विल बी दिस? ये क्या होगा आपका? दिस विल बी योर ट्रेट, दिस विल बी योर ट्रेट होगा। चलो एक और एक लेते हैं, एक और एक लेते हैं, सीड कलर। सीड कलर क्या होगा? सृष्टि, आस्था, डीबीजी, बताओ सीड कलर क्या होगा जी? ये होगा कैरेक्टर, होगा येलो और ग्रीन, ये क्या होंगे? दिस विल बी योर ट्रेट, होगा ट्रेट, ये ट्रेट होगा। एक और एक लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, सीड शेप, ये क्या है? तुम्हारा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। अब राउंड और रिंकल्ड क्या है? ये क्या है आपके? दिस इज योर ट्रेट। कभी भूलोगे जिंदगी में, कभी जिंदगी में भूलोगे, कभी जिंदगी में भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, पक्का? यस, पक्का नहीं भूलोगे? यस, ठीक है, दिल नवाज है, बहुत बढ़िया। चलो, ये तुम्हारे को कैरेक्टर और ट्रेट्स में डिफरेंस क्लियर हो गया। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर, और जब कैरेक्टर में वेरिएशन आ जाए साक्षी, उसे क्या बोलेंगे हम? अगर कैरेक्टर में वेरिएशन आ जाए बेटा जी, उसको अपन क्या कहेंगे बेटा जी? वेरिएशन, सॉरी ट्रेट कहेंगे, उसे अपन ट्रेट कहेंगे जी। मोजा आ गया, मोजा आ गया, यस। चलो आइए जी, अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इधर अपन पढ़ते हुए चलते जी। यार ये वेरिएशन जो होता है ना, ये सभी में देखने को मिलेगा क्या जी? जो वेरिएशन होता है ना, इज ओनली सीन इन, ये सिर्फ किस में देखने को मिलेगा? इट इज ओनली सीन इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी में देखने को नहीं मिलेगा मालिक, जो तुम्हारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में अपने को देखने को मिलता है। ओके, उन्हीं में देखने को मिलता है। अब यार सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कितने पेरेंट्स होते हैं? हमें बताना, कितने पेरेंट्स होते हैं? आपने बोला गुरु 2 पेरेंट्स होते हैं, हमने भी मान लिया। अब वो 2 पेरेंट्स तुम्हारे कौन है? कौन है सर? एक है मेल और दूसरा है फीमेल। एक है मेल, दूसरा है फीमेल। ओके, सो मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवा या स्पर्म? तो आपने क्या बोला? ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल जो है ना वो प्रोड्यूस करेगी ओवा। ओके, ठीक है, ओके, वो क्या कहते हैं? और फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी? ओवा, ये आपका एग प्रोड्यूस करेगी। अब चीज को समझना बड़े ध्यान से जी, बड़े ध्यान समझना जी। समझो कि मेरे पास ये एग है, और ये उसमें क्या है जी? ये एग है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर तुम्हारे पास क्या है जी? जेनेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो दिस इज योर न्यूक्लियस, और अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के नाम पे क्या होगा सर? डीएनए होगा। ओके, डीएनए होगा। ये आपका एग, ये आपका एग। अब ये एग जो है वो किन से फ्यूज करेगा? अब ये एग जो है वो किन से फ्यूज करेगा? वो किन से फ्यूज करेगा जी? ओके, किन से फ्यूज करेगा? वो तुम्हारा फ्यूज करेगा स्पर्म से। ठीक है, अब ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में कौन है जी? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है। डीएनए है क्या? और ये तुम्हारा स्पर्म है। इन दोनों की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। इन दोनों की प्लॉइडी हैप्लॉइड है। जब फर्टिलाइजेशन होगा,
फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, हमारे पास बनेगा जाइगोट, बनेगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। यस, अब देखो जी, तो जाइगोट में क्या होगा, क्या तुम्हारा दोनों पार्ट होगा, मेल फीमेल, ओके। पूरी प्लस में ना हमारी क्लास ऐसे चलती, अरे यार ये क्या हो गया, कलर कर देते हैं फटाफट इसको। ये स्पर्म का पार्ट है एंड दिस इज योर ओवा। एक्चुअली क्या बन गया हमारे पास, दिस इज अवर जाइगोट, जाइगोट। इनकी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड है, क्या डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। अब देखो जी, ये जाइगोट आगे चल के किसमें, ये आगे चल के तुम्हारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो तुम्हारा फिटस बनेगा आगे, और ये फिटस से क्या बनेगा आगे, ये एक बेबी बनेगा। अब बताओ ये जो बेबी है, ये जो बेबी है, क्या वो एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह है क्या जी, क्या ये आपका एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह है, क्या ये एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह है, नहीं। जो बेबी है ना, इट डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, ये पेरेंट से बेटा जी आपका डिफर कर रहा है, ये पेरेंट से डिफर कर रहा है जी। क्या मजा आ गया, बोल मेरी जान, क्या मजा आ गया। तो ये तुम्हारे पास वेरिएशन आ गया, दिस इज अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ वेरिएशन, दिस इज हाउ वेरिएशन टेक्स प्लेस जी। तो वेरिएशन का मतलब होता है दिस इज हाउ इट डिफर, ओके। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एनी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई भी फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब क्या होगा कि अगर जब कैरेक्टर में वेरिएशंस आ जाए वो तुम्हारा ट्रेट बन जाएगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, अच्छे से एकदम, ओके, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, ओके। एक सेकंड मुझे देना थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं, तुमको दिख रहा है क्या प्रॉपरली, आई नीड टू, एक मिनट रुको, तुमको ना बढ़िया दिखना चाहिए यार स्लाइड्स, नाउ विजिबल, यस ठीक है। हाँ, तो वेरिएशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और तुम्हारे पास अभी अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे मियोसिस, ओके। तो ये आपको मियोसिस की वजह से आता है वेरिएशन, ये मियोसिस जो है ना, यही तुम्हारा वेरिएशन को लीड करता है, ये दिस इज मेन ड्राइविंग फैक्टर जी, ओके। देखो देखो तुम्हारे पास दो प्रकार के ट्विन्स होते हैं, होमोजाइगोटिक एंड हेटेरोजाइगोटिक, हम लोग अलग से उसके बारे में बात कर लेंगे जी, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी जीन के बारे में बात करें, जीन के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द जीन। मुझे थोड़ा सा तुम ना अपना आधा घंटा दे देना, मैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज पर क्लियर करूं, उसके बाद अपन आएंगे एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। जीन क्या होता है जी, ओके। जीन क्या होता है, डीएनए का वो पोर्शन जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को। क्या बोल रहा हूं, हेलो, पोर्शन ऑफ डीएनए विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, उसे कहते हैं जीन कहते हैं। तो जीन क्या होता है कि डीएनए का वो पोर्शन ऑफ डीएनए का वो पोर्शन विच कंट्रोल्स एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अभी तुमको मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं जी, ठीक है। तो जीन तुम्हारे पास क्या होता है, डीएनए का वो पोर्शन ओके, जो क्या कंट्रोल करेगा जी, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है जी, ओके। यस, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को। यार मिस मेडी को पढ़ना है तो पढ़ो, वरना तुम जा सकते हो प्लीज, ओके। चलो जी, यार बोर्ड पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में मैं जिस स्टूडियो में ना, वहां पे जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्शन मारता है, तो बच्चों को दिखता नहीं है। चलो उसके लिए, वरना तो मेरा वो, हम पूरा इसको ब्लैक करवा रहे हैं, तो इसके बाद हम कर लेंगे जी, ठीक है। चलो जी, यह इसका और एक डेफिनेशन है हमारे पास, जीन का एक और एक डेफिनेशन है, क्या कि डीएनए का वो पोर्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर। क्या, डीएनए का वो पोर्शन, अ पोर्शन ऑफ डीएनए विच इज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर,
जो कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये क्या है तुम्हारा डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए, ठीक है। डीएनए का एक पोर्शन, अब डेफिनेशन किससे अपन चलेंगे जी, डीएनए का एक पोर्शन जो होता है ना वो तुम्हारा जीन है, ठीक है। और ये जीन के पास क्या है जी, जीन के पास वो कोड है, वो कोड है जिससे कोई भी कैरेक्टर तुम्हारा एक्सप्रेस हो सकता है। जीन के पास वो कोड है हर एक कैरेक्टर का, ओके। जीन के पास कोड है हर एक कैरेक्टर का। अगर तुम्हारे पास इसके पास कोड है हर एक कैरेक्टर का, इसका मतलब अगर जीन अगर तुम्हारा अगर अफेक्ट हो जाएगा तो कॉमन सी बात है कोड अफेक्ट होंगे। अगर कोड अफेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, कैरेक्टर अफेक्ट होगा या नहीं होगा, सर अफेक्ट हो जाएगा जी। अब एक बढ़िया सुंदर सा मैं तुमको एग्जांपल देके ना मैं तुम्हारे 2-3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। देखो बेटा मुझे ये बताओ फ्लावर कलर क्या था, फ्लावर कलर क्या था, फ्लावर कलर क्या था, फ्लावर कलर। आपने बोला कि मालिक ये जो था ना दिस वॉज अ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर था। अब देखो तो फ्लावर एक ये कैरेक्टर है, तो इसको तो कोई ना कोई तो जीन कंट्रोल कर रहा है क्या, इसको कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर रहा है जी। इट इज कंट्रोल्ड बाय, ये किसी ना किसी जीन से कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लावर कलर जीन, फ्लावर कलर जीन। फ्लावर कलर जीन जो है ना वो तुम्हारे फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है जी। क्लियर है, ठीक है, सुनो ध्यान से जी। ओके, फ्लावर कलर जो जीन है ना वो तुम्हारे फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है जी। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले बताया था अगर कैरेक्टर में अगर वेरिएशन आता है तो वो क्या कहलाता है, अगर कैरेक्टर में अगर वेरिएशन आता है तो वो क्या कहलाएगा, आपने बोला कि सर वो ट्रेट कहलाएगा, कहलाएगा ट्रेट। तो इसका ट्रेट्स क्या होंगे, इसका ट्रेट्स क्या थे सर, 2 थे, एक मेरे पास वॉयलेट और एक मेरा व्हाइट, 2 है, 2 है, 2 है ये सर। अच्छा अगर जीन में अगर वेरिएशन आता है, अगर जीन में वेरिएशन आता है या जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है, या मैं वेरिएशन वर्ड और मैं एक वर्ड यहां पे यूज करूंगा, अगर जीन में अगर वेरिएशन आता है या तुम्हारा अल्टरनेट फॉर्म, इसे अपन क्या कहते हैं, इनके अल्टरनेट फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ ध्यान से, अलील्स, अलील्स कहते हैं जी। ओके, इसका मतलब अलील्स क्या होगा जी, एक मेरा फ्लावर कलर जीन वॉयलेट के लिए होगा एफसीबी, तो ये तुम्हारा वॉयलेट कलर देगा क्या, वो आपका तुम्हारा वॉयलेट कलर देगा। अगर मेरा फ्लावर कलर जीन डब्ल्यू रहेगा तो क्या ये व्हाइट कलर देगा। ध्यान से सुनना है कि कंसेप्ट को ध्यान सुनना, ओके, कितना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो जीन क्या होता है, डीएनए का वो पोर्शन जो कंट्रोल कर रहा है किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को। ओके, तो इस जीन के पास क्या होता है बेटा जी, जेनेटिक कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, क्लियर, जो कि इस चीज को कंट्रोल करा है जी। ओके, तो ये तुम्हारे पास ऑल्टरनेट फॉर्म, तो तभी तो मैंने वेरिएशन वर्ड यूज कर दिया। क्लियर हो गया, जब कैरेक्टर में वेरिएशन आया तो वो क्या बन गया बेटा जी, जब कैरेक्टर में वेरिएशन आया तो वो क्या बन गया, ट्रेट बन गया। तो फ्लावर कलर कौन सा कैरेक्टर है, जब उसमें वेरिएशन देखने को मिला तो तुम्हारा वॉयलेट और व्हाइट क्या जी, ट्रेट्स है। अगर जीन में अगर वेरिएशन आ रहा है तो जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होगा जी, अलील्स होगा जी। क्लियर, अच्छे से अब आइए अलील्स को समझते हैं कि अलील्स क्या होता है गुरु, अलील्स क्या होता है, अब आइए इसको समझते हैं जी। अलील्स, अलील्स को समझते हैं, अलील्स क्या होता है। अलील्स अभी थोड़ी देर पहले अभी अपन ने बात की, अलील्स का मतलब क्या था, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म को अपन ने क्या नाम दिया बेटा जी, अलील्स बोला क्या मेरे पास फ्लावर कलर जीन था, ये जीन था, इसी में तो वेरिएशन आया था ना, तभी तो वो तुम्हारा अलील बना है, तभी तो ये तुम्हारा अलील बना हुआ है। ठीक, अलील
क्या ये बातें क्लियर हो गई अच्छे से? क्या ये बातें सभी को क्लियर हो गई? ओके ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गई। ये तुम्हारा अलील है, इसका मतलब समझो ये तुम्हारा डीएनए, हमारे पास डीएनए, दिस इज योर डीएनए, ये तुम्हारा डीएनए, ये डीएनए। हमने कहा था डीएनए का एक सीक्वेंस जीन है। ओके, ये जीन समझो, ये फ्लावर कलर किसके लिए होगा? वॉयलेट। ओके, वॉयलेट के लिए होगा, वॉयलेट। उसी प्रकार ये भी तुम्हारा डीएनए, डीएनए का एक पोर्शन जो जीन है, ये तुम्हारा कौन सा देगा? फ्लावर कलर व्हाइट देगा, 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 बताओ अच्छे से। ओके ठीक है, देगा। तो ये तुम्हारे पास अब ये जो दोनों जीन है, ये तुम्हारे स्लाइटली डिफर करेंगे। ये स्लाइटली डिफर करते हैं, बहुत स्लाइटली डिफर करते हैं जी। ओके यस ठीक है, वेरी गुड भावना, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है चलो जी, ओके आ जाओ जी। ओके चलो जी, क्या ये बातें क्लियर है सभी को? क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? अच्छे से बताओ, अच्छे से। अलील्स क्लियर हो गया, अलील्स, अलील्स क्लियर हो गया। कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या था जी? एनी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब कैरेक्टर में वेरिएशन आया तो वो क्या बन गया? जब कैरेक्टर में वेरिएशन आया तो वो क्या बन गया? ट्रेट बन गया। जीन क्या था जी? डीएनए का वो पोर्शन विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म को मैंने क्या बोला? जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म का, तो अगर जीन में वेरिएशन देखने को मिलता है, स्लाइटली डिफरेंस थोड़ा भी, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जीन में अगर थोड़ा भी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, वो तुम्हारा कहलाएगा अलील्स कहलाएगा जी। ओके, स्लाइटली स्लाइट डिफरेंस। ओके, जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म जो होता है ना, वो तुम्हारा अलील्स कहलाता है जी। ओके, मैं पूरा बताऊंगा अभी अलील्स कैसे वर्क करते हैं, जब कंसेप्ट पढ़ेंगे ना। अभी टर्म्स को भी अपन समझ रहे हैं बस। ओके, एक टर्म को भी अपन समझ रहे हैं। क्लियर है? आइए अब जो अगला कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, वो है तुम्हारा लोकस। अगला जो टर्म है जो बहुत यूजुअली तुम्हारा यूज होता है, वो तुम्हारे पास क्या बेटा जी? ओके, लोकस। ओके, लोकस क्या होता है इसको समझते हैं। समझो मेरे पास 3 लोग हैं, मेरे पास है ना 3 लोग हैं। ओके, मेरे पास है ना 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं। ये तुम्हारे पास ह्यूमन ए, ये तुम्हारा ह्यूमन बी, एंड लास्ट है तुम्हारा ह्यूमन सी। अच्छा, अब बड़े गौर सुना, ध्यान से मेरी बात। कौन सा कलर लूं? चलो ब्लैक लेता हूं। मेरे पास ह्यूमन ए के अंदर ये जो है, ये यहां पर तुम्हारा आई कलर जीन मिल रहा है, यहां पर आई कलर जीन मिल रहा है ह्यूमन ए में। क्या यहीं पर ह्यूमन बी में भी आई कलर जीन होगा? क्या ह्यूमन सी में भी यहीं पर आई कलर जीन होगा? वही लोकेशन पे देखने को मिल रहा है, वही लोकेशन पे देखने को मिल रहा है जी। ओके, वही लोकेशन पे देखने को मिल रहा है जी। ओके, तो लोकस क्या होता है? अभी इसके ना लोकस के कंसेप्ट को अभी समझते हैं अपन। लोकस एक्चुअली में क्या होता है, अभी आइए अपने को अच्छे से समझ में आएगा जी। ओके, लोकस क्या होता है जी? ओके, सो लोकाई भी कहते हैं, लोकस भी कहते हैं। लोकस ये वर्ड अपन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, और लोकाई ये वर्ड अपन कब यूज करेंगे जी? प्लूरल फॉर्म में जब अपन बात करेंगे तो लोकाई। सुनो, सो लोकस क्या होता है? लोकस इज योर लोकेशन ऑफ जीन। जीन की लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन की क्या लोकेशन है? ओके, क्रोमोसोम पर जीन की क्या लोकेशन है, उसी को अपन कहते हैं बेटा जी क्या? लोकस कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं जी? लोकस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बताओ सर। हमें ना थोड़ा सा कंसेप्ट ना कोरिलेट नहीं हो रहा है, अब बहुत कोरिलेट करके बताता हूं जी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा?
दिस इज बेटा जी डीएनए, ये डीएनए। ओके, डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को मैंने क्या बोल दिया? ओके, पर्टिकुलर सेगमेंट, ओके, जो तुम्हारा एक्सप्रेस करता है ओके कैरेक्टर को, हमने बोला सर ये है मालिक जीन, ये है जीन, आपने बोला ठीक है बेटा। जब डीएनए जब कॉइल करता है तो उस समय डीएनए तुम्हारा कंडेंस कर जाएगा, डीएनए तुम्हारा कंडेंस कर जाएगा, डीएनए कंडेंस कर जाएगा ओके क्रोमोसोम के अंदर। अब तुम्हारे पास एक क्रोमोसोम जो वो तुम्हारे दो क्रोमैटिड से मिलकर बनता है, वो सब दो क्रोमैटिड से मिलकर बनता है जी। और क्रोमैटिड के पास आर्म्स होते हैं, इस प्रकार से तुमको आर्म्स देखने को मिलता है जी। ओके, और ये जो मैंने रेड में आपको बताया था, ये तुम्हारे पास डीएनए है, आपस में भी कॉइल हो चुके हैं। हो गए डीएनए कॉइल। ओके, क्या डीएनए तुम्हारे ऐसे कॉइल्ड हो चुके हैं? तो ये सब कॉइल्ड डीएनए। ओके, ये तुम्हारे पास क्या बेटा जी? ये तुम्हारा कॉइल्ड डीएनए है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है तुम्हारे पास बीच में? सेंट्रोमियर। मैंने एक क्रोमैटिड का डायग्राम बनाया, एक क्रोमैटिड का मैंने डायग्राम बनाया। और समझो ये तुम्हारा क्या है जी? क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। ओके, क्रोमोसोम नंबर 1 है तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारे दो प्रकार के आर्म होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। ये हम लोग पढ़े हो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। ओके, एक तुम्हारा शॉर्ट आर्म होता है, शॉर्ट आर्म को अपन क्या कहते हैं? क्यू आर्म कहते हैं, कि पी आर्म कहते हैं, पी आर्म कहते हैं, पिटाइट आर्म कहते हैं। और ये तुम्हारा लॉन्ग आर्म है, लॉन्ग आर्म तुम्हारे पास क्या होता है जी? क्यू आर्म होता है। पता है बात? ठीक है, समझो जी, समझो। मैंने ब्लू में बताया ना, ब्लू में मेरे पास वो जो जीन है ना वो यहां पे प्रेजेंट है। ओके, जो जीन है ना मेरा वो यहां पे प्रेजेंट है। ओके, जो जीन है ये वाला जीन, ओके, वो यहां पे प्रेजेंट है। ओके ओके, सो लोकस क्या बता? लोकस का मैंने डेफिनेशन क्या बताया आपको? लोकस का मतलब लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ये तुम्हारा पूरा क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन क्या है? क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन क्या होती है उसे क्या कहते हैं बेटा जी? अपन क्या क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन क्या होती है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा जी? लोकस कहते हैं। ओके, लोकस। समझिए समझिए, सेंट्रोमियर से जीन का लोकेशन जो है ना, डिस्टेंस, वो है एक्स। हमने क्या बोला? जो मेरा सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से जहां पे जीन प्रेजेंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है एक्स। तो लोकस किसी भी जीन का कैसा लिखा जाता है? लोकस ऑफ जीन किसी भी जीन का कैसे लिखते हैं? पहले ये देखो, ये जीन है वो पी आर्म पर है, क्यू आर्म पर है, बता रहा हूं मैं। ओके, रेशल फर्नांडिस बता रहा हूं मैं, 2 मिनट मुझे दे दो। जो मेरे पास जो जीन है वो तुम्हारे पास कौन से आर्म पे? पी आर्म पे, क्यू आर्म पे? तो बोला, आपने बोला कि सर पी आर्म पे। अच्छा, कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नंबर 1 या 2 है? तो क्रोमोसोम नंबर 1 ओके पी आर्म पर है और ये एक्स डिस्टेंस पर है। तो ये इस तरीके से किसी भी जीन का लोकस लिखा जाता है जी। ओके, तो लोकस क्या होता है? वे किसी भी जीन का लोकस को इसी प्रकार से लिखते हैं, क्रोमोसोम का नंबर, कौन से आर्म पर मिल रहा है और तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, तो 1px, इस तरीके से लिखेंगे इसको जी। ओके, मैं इसका तुमको और भी डेफिनेशन लिखाऊंगा जी। तो लोकस का मतलब होता है कि जीन का लोकेशन कहां पर है? क्रोमोसोम पर। या क्रोमोसोम में डीएनए बहुत कॉन्डेंस्ड है ना, बहुत कॉन्डेंस्ड है कि नहीं? तो एक्चुअली में जीन का लोकेशन कहां पर है? वेयर इज माई जीन? ऑन दी क्रोमोसोम। ओके ओके, तो लोकेशन ऑफ जीन ऑन दी क्रोमोसोम। देन या चलो मैं तुमको और शॉर्ट डेफिनेशन एक बनाता हूं जी, जो तुमको समझ में आएगा। क्या? कि फिजिकल एड्रेस ऑफ जीन ऑन दी क्रोमोसोम, कि जीन का फिजिकल एड्रेस क्रोमोसोम पर किधर है, तो ये बात भी पता होना चाहिए। तो फिजिकल एड्रेस किसका? ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ओके, तो फिजिकल एड्रेस ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड व्हाट? लोकस। दोनों एक ही डेफिनेशन है जी। ओके, ठीक है। फिर क्यू आर्म पर भी, हाँ, क्यू आर्म पर अगर होगा तो क्या करेंगे अपन? फिर 1 क्यू और एक्स लिख देंगे, जो डिस्टेंस रहेगा उसका। अच्छा, एक नोट करने की पॉइंट ध्यान रखो, एक नोट करने की बात, जो लोकस होता है ना किसी भी जीन का, वो सेम होता है सारे स्पीशीज के लिए। मतलब स्पीशीज में जो भी मेंबर्स होंगे ना, उन सभी का जो लोकस होगा जीन का वो सेम होगा। कुत्ते के जितने भी प्रजाति होंगे सेम ही होगा,
बिल्ली के जितनी प्रजातियों की सेम ही होगा, भले ब्रीड अलग हो, भले ब्रीड अलग हो, पर्शियन है किसी की कैट, किसी की कुछ भी है। ओके, तो ये नोट याद रखना क्या कि जो लोकस होता है जीन का, जो लोकस होता है जीन का इज द सेम फॉर मेंबर ऑफ स्पीशीज। डन, क्लियर है, मजा आ गया? किसी को डाउट है यहां पे? क्या किसी को लोकस में डाउट है? तो लोकस का मतलब क्या होता है कि जीन का एड्रेस बताओ क्रोमोसोम पे किधर है भाई, क्रोमोसोम पर जीन किधर मिल रहा है। ओके, हाँ, दो जीन का भी लोकेशन हो सकता है ना, नहीं एक्चुअली जीन के लोकेशन फिक्स्ड होते हैं, इट्स अ फिक्स्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो जी, हमने जीन पढ़ लिया। अब थोड़ा सा कदम आगे बढ़ते हैं, जीनोम क्या होता है सर? जीनोम, जीनोम क्या होता है, आइए पहले इसको समझने की कोशिश करें। जीनोम, तो जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। ओके, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? ओके, जीनोम कहते हैं। ओके, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, या इसको हम लोग और क्या लिखते हैं जी जीनोम को? क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं तुमको डायग्राम से समझा दूंगा जी। न्यूक्लियस, देखो अब हमारे पास दो प्रकार के स्पीशीज होते हैं क्या? एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है डिप्लॉइड। ओके ओके, सो हैप्लॉइड जो होगा उनके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, उनके पास कितने जीनोम्स होंगे जी? दे विल बी हैविंग ओनली वन जीनोम, सिर्फ एक ही जीनोम होगा उनके पास। ओके, चाहे उनका न्यूक्लियस हो, ओके, उनके न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस हो, चाहे तुम्हारे पास वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो तुम्हारा सेल हो, एक ही जीनोम देखने को मिलेगा जी। ओके, अच्छा, डिप्लॉयड में तुम्हारे पास कितने जीनोम्स होंगे जी? दे विल बी हैविंग अ टू जीनोम, इनके पास होगा दो जीनोम जी। ओके, यस, दो जीनोम जी। आइए अब समझते हैं जी हैप्लॉइड कंडीशन कब डेवलप हो रहा है एंड हाउ डज इट लुक। हैप्लॉइड कंडीशन मैं बहुत बेसिक से लेकर जा रहा हूं, बहुत बेसिक से, एंड डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, सो हैप्लॉइड कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, समझिए ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, समझो। अब मैं अलग अलग कलर में बताऊंगा जी। ये तुम्हारे पास एक क्रोमोसोम है, ओके, n इज इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया। ओके, और तुम्हारा यहां पे क्रोमोसोम्स है, ओके, n इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताओ इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स हैं, बताओ। तो n इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो n का मतलब यहां पे क्या है जी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, क्लियर हो गया बातें? क्या बातें क्लियर हो गया? ओके, काम करो सर, कलर अलग रखो, बेटा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। उस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम मिल रहे हैं? 1 2 मिल गए, ठीक है। यहां पर क्या है? अब ये डिप्लॉयड कंडीशन है, ये डिप्लॉयड कंडीशन है, ये क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1, ठीक है, क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2, ये तो हमारे पास 2n सेट हो गया क्या? 2n सेट हो गया। कुल कितने क्रोमोसोम्स हैं गिनो, कुल कितने क्रोमोसोम्स हैं, कुल कितने क्रोमोसोम्स हैं? कुल 4 क्रोमोसोम्स हैं, कुल तुम्हारे यहां पे 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 1 2 3। तो n का मतलब था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या बातें क्लियर है? अब मैं तुमको ना और इतने सारे क्वेश्चंस करा के मैं भी पहले पूरा रिवीजन करवा देता हूं। ये सब टर्म तुम्हारा यूज होता है बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है, बच्चे ने इसको सीरियसली पढ़ते नहीं है, बाद में रोते हैं कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आता है। रोना बिल्कुल नहीं है जी, ठीक है। अब सुनो, सब कुछ क्वेश्चंस करा के मैं समझाता हूं जी, क्वेश्चन करा के समझाता हूं जी, समझिएगा।
एक क्रोमोसोम, ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा या 2n इज इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा ये कौन सा कंडीशन है, पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है। आपने बोला कि मालिक ये हैप्लॉइड है, चलो ये क्लियर हो गया, ये हैप्लॉइड है। मैं n इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, मैं n इज इक्वल टू कितना लिखू जी, डीएनए कंप्लीट सेट को बुशर अपन कहते हैं जीनोम, n इज इक्वल टू आप बोले सर 3 लिखो, सिंपल सी बात है। चलो एक और एक एग्जांपल, ओके कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है भैया। चलो ये मुझे बताओ थोड़ा, ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कंडीशन है, ये मेरे हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड कंडीशन है, मुझे बताओ सर, ये डिप्लॉइड कंडीशन, ये डिप्लॉइड कंडीशन, कितना लिखूंगा मैं, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 6 लिखूंगा, 2n इज इक्वल टू 6 लिखूंगा। चलो बहुत बढ़िया, आओ एक और एक सवाल देखते हैं, समझो ये क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1 है, ये कौन सा कंडीशन होगा, ये कौन सा कंडीशन होगा, सारे क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1 है, सर ये ट्रिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। अगर ये ट्रिप्लॉइड होगा तो मेरे पास 3n इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। भैया एक ही क्रोमोसोम के 3 कॉपीज तुम्हारे पास प्रेजेंट है, 3n इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक। समझो एक और एक कंसेप्ट को लेकर आते हैं, समझो ये 1 है, ये 2 है, समझो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब मुझे ये बताओ ये कौन क्या होंगे जी, ये तुम्हारे हैप्लॉइड होंगे और n इज इक्वल टू 5। क्लियर, क्या ये बातें क्लियर हो गई, क्या ये बातें क्लियर हो गई अच्छे से सभी को, क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गई, क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गई, एक बार ही बताना अच्छे से, ठीक है। 5n मत लिखो, 5n नहीं होगा सूरज भाई, 5n कैसे होगा, एक ही सेट प्रेजेंट है ना, एक ही सेट प्रेजेंट है ना, ओके तो 5n कैसे होगा जी, n होगा ना, n इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है, डन, क्लियर है। तो ये तुम्हारा एक बेसिक कंसेप्ट जो कि तुमको याद रखना है जी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर लेकर जा रहे हैं जी, ओके चलो जी। जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट, भैया एक डीएनए का जो कंप्लीट सेट होता है ना, एक जो तुम्हारे पास न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं वो तुम्हारा जीनोम का सेट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ट्रिप्लॉइड में क्या हो गया कि क्रोमोसोम 1 के तुम्हारे 3 कॉपीज है ना, ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गया, डेवलप हो गया। अच्छा, जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है, जो जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो आपने बोला सर उसे अलील्स बोला जाता है। जीन के अल्टरनेट फॉर्म को अपन अलील्स कहते हैं, अलील्स कहते हैं, अलील्स बोल भाई कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं, कहते हैं जी। अब सुनो बड़े ध्यान से ना मेरी बात को समझना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जी। मेरे पास क्या हुआ, यहां पर ना 2 डीएनए के सीक्वेंस है, दो डीएनए के सीक्वेंस है जी, ओके। यहां पे ना, यहां पे तुम्हारे पास फ्लावर कलर वॉलेट का जीन है, किसका, फ्लावर कलर वॉलेट का जीन है, और ये यहां पर है ना फ्लावर कलर व्हाइट का जीन है। लेकिन एक्चुअली जो मेरा फ्लावर है ना, जो मेरा फ्लावर है, फ्लावर का कलर मेरा है वॉलेट, फ्लावर का कलर जो है ना मेरा वो है वॉलेट सर, लेकिन जीन तो दोनों है ना, वॉलेट का भी है और तुम्हारे पास व्हाइट का भी है, ओके। क्रोमोसोम 1 है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1 पर तुम्हारे को जीन मिल रहा है, ओके, जीन मिल रहा है, एक जो है तुम्हारे पास फ्लावर कलर वॉलेट के लिए और एक तुम्हारा फ्लावर कलर व्हाइट के लिए, लेकिन जो फ्लावर कलर है ना वो वॉलेट है। अब समझो जी,
ये तुम्हारा फ्लावर कलर वॉलेट जो था और एक फ्लावर कलर जो व्हाइट है, ध्यान से बात को समझना, बस ध्यान से सुनो। ये जीन वॉयलेट कलर के लिए कोड कर रहा था क्या, और ये जीन आपका व्हाइट कलर के लिए कोड कर रहा है, कर रहा है। वॉयलेट क्या मेरा एक्सप्रेस हो गया है क्या, ये एक्सप्रेस हो गया है क्या, और ये तुम्हारा सप्रेस हो गया है। ठीक है, जो तुम्हारा एक्सप्रेस हुआ ना, इसी को अपन कहेंगे डोमिनेंट अलील। क्या बोलेंगे इसको, डोमिनेंट अलील, है ना, बिकॉज व्हाइट जो ये भी तो जीन प्रेजेंट था ना, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया है जी, एक्सप्रेस नहीं किया है। ओके, अब ये तुम्हारे पास अगर सप्रेस हो गया तो इसमें क्या बोलूंगा जी, रेसेसिव अलील कहूंगा। क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया। ओके यस, ओके यस, कोई भी व्हाइट कलर आया ही नहीं इसके अंदर, है ना, ये तुम्हारा रेसेसिव अलील। तो आपको समझ में आया भैया जीन तो दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है एक नए सिलसिले की, जिसका नाम है डोमिनेंट अलील्स क्या होते हैं जी। आइए समझते हैं। डोमिनेंट समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि जब अपन चैप्टर शुरू करेंगे ना, तो फिर चीजें तुमको बहुत इजीली ना तुम्हारे माइंड में छपते हुए चले जाएंगे जी। इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग तुमको बहुत इजीली समझ में आएगा। सो डोमिनेंट अलील्स क्या होते हैं। ओके, इट कैन ये किसी के एक्सप्रेशन को रोक रहा है क्या जी। ओके, इट कैन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील्स। ओके, अदर अलील्स, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सो डोमिनेंट अलील का एक बात ध्यान रखना, ये हरदम तुम्हारा एक ही कंडीशन में आपका एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन व्हाट, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा जी, आपका एक्सप्रेस करेगा। ओके, हेट्रोजाइगस में। अच्छा, इनको डिनोट कैसे करेंगे, बाय कैपिटल लेटर। इनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, इनको कैपिटल लेटर से बेटा जी डिनोट करते हैं। किनसे, कैपिटल लेटर से इनको डिनोट किया जाता है जी, ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सो देन रेसेसिव अलील क्या होगा, रेसेसिव अलील्स क्या होंगे जी, देन ये क्या होंगे जी, क्या होंगे जी, इट इज अ सप्रेस्ड, ओके, इट इज अ सप्रेस्ड डोमिनेंट अलील। ओके, इसको सप्रेस कौन कर रहा है जी, डोमिनेंट अलील कर रहा है जी। इट इज सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट अलील। ओके, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताऊंगा, अभी होमो और हेट्रो के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, एक मिनट रुको। और इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, इसको स्मॉल लेटर से आपका डिनोट करते हैं। तो ये आपका एक्सप्रेस करेगा या सप्रेस करेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये आपका एक्सप्रेस करेगा या सप्रेस करेगा, बताना एक बारी। तो ये तुम्हारे पास सप्रेस करेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इट इज सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। सो सॉरी यार, थोड़ा सा ना एसिड रिफ्लक्स मार दिया यार। आइए जी, यहां तो कोई डाउट है किसी को, यहां तो कोई भी डाउट है, यहां तो कोई भी डाउट, यहां तो कोई भी डाउट, ठीक है। होमोजाइगस में क्या होता है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे तो अपने को और समझ में आएगा। होमोजाइगस में सेमी जीन है, सेमी एलील्स है ना, तो अगर सेमी रहेंगे तो तुम्हारे होमोजाइगस ओवरऑल एक्सप्रेस करते हैं। हेट्रोजाइगस में तुम्हारे पास दोनों अलग अलग, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी,
उसने तुम्हारा एक ही तुम्हारे पास एक्सप्रेस करेगा, वो आगे आएगा। थोड़ा सा बस सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो जी। ओके ठीक है, इधर देशी लैंग्वेज देखकर आ गया। चलो जी, चलो आ जाओ जी। डोमिनेंट और फिनोट और रेसिसिव एलील क्लियर हो गया। कुछ लास्ट के कुछ और टर्म्स है वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन एक्चुअल चैप्टर को शुरू करेंगे जी। एक होता है तुम्हारा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है बेटा जी? जीनोटाइप क्या होता है जी? इट्स अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो जेनेटिक मेकअप होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो तुम्हारे पास क्या कहलाता है जी? जीनोटाइप कहलाता है जी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जो मेरा पी प्लांट है, जो मेरा पी प्लांट है, उसमें तुम्हारे पास प्लांट हाइट क्या है? प्लांट हाइट इज योर कैरेक्टर। प्लांट हाइट जो है ना बेटा जी, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। ठीक, इसके दो ट्रेड्स थे, टॉल और ड्वार्फ। ये ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स हैं। ओके, ये ट्रेड्स हैं। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? जो टॉलनेस और डॉर्फनेस का जेनेटिक मेकअप है, या तुम्हारा एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है, जो तुमको बाहर से दिख रहा है ना, ये तुम्हारा एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस होता है ना, ये तुम्हारे पास होता है फिनोटाइप। ये होते हैं फिनोटाइप। ठीक है, अब देखो, अगर हम टॉल के बारे में बात कर रहे हैं, दिस टॉल कैन बी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप ड्वार्फ के बारे में बात करोगे तो इट कैन बी स्मॉल टी। समझ रहे हो? तो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज योर जेनेटिक मेकअप। ये जेनेटिक मेकअप है, और इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? जीनोटाइप कहते हैं। इसी को जीनोटाइप कहते हैं। क्लियर है? ओके, यस, इसी को जीनोटाइप कहते हैं। आवाज आ रही है यार, सौरभ आवाज आ रही है, प्लीज डोंट स्पैम, डोंट स्पैम। इसी को जीनोटाइप कहते हैं जी। क्लियर है? क्लियर है? ओके ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को? तो तुम्हारा जेनेटिक अपीयरेंस मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, वो तुम्हारा जीनोटाइप होता है। और फिनोटाइप तुम्हारे पास क्या होता है जी? ओके, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस। ओके, जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंसेस होता है जी, ओके, वो तुम्हारा फिनोटाइप कहलाता है जी। तो फिनोटाइप का मैं आपको यहां पे डेफिनेशन लिखवा देता हूं। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मैं तुमको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। चलो, सो फिनोटाइप क्या होता है तुम्हारे पास? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इंटरैक्टिंग विद द एनवायरमेंट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि मैं ना पहले बहुत गोरा था, फिर है ना मेरे घर में गरीबी आ गई। जब घर में गरीबी आ गई तो मैं ना काम करने लगा धूप में, तो मैं जब धूप में काम करने लगा तो मैं काला हो गया। ओके ठीक है, मैं फिर काला हो गया। हुआ क्या कि मैं जब घर में था तो मेरे एनवायरमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं थी यार, मैं एकदम गोरा था। अब क्या हो गया कि मैं दिन भर धूप में घूम रहा हूं, एनवायरमेंट से कांटेक्ट में है मैं, बस तो मैं हूं। ओके, तो क्या हो गया जी बेटा जी? काला हो गया जी। ओके, तो फिनोटाइप क्या होता है तुम्हारे पास? वही होता है, इट्स अ फिजिकल एक्सप्रेशन of a gene interacting with what? Interacting with environment. Clear? Yes. Okay. ठीक है, क्या बात है? क्लियर है? ओके ठीक है, चलो जी। चलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, यहां तक कोई भी डाउट है? एक बार मुझे बताना, यहां तक कोई भी डाउट है क्या? यहां तक कोई भी डाउट है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं ना? तो ये तुम्हारे सारे 1 घंटे लग गए मुझे लग रहा है। हाँ, 1 घंटे में अपन ने पूरे के पूरे टर्म्स पढ़ लिए जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जी। ओके, चलो, तुमको समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे जी। ओके, जीनोटाइप एक्सटर्नली कैसे दिखेगा बताओ? नहीं दिखता, एक्सटर्नली नहीं दिखता है जीनोटाइप, नेवर, इट इज नेवर सीन एक्सटर्नली। चलो, ओके चलो, आइए जी, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। ओके,
तो ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी है, ये रीडिंग करने से पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं देसी भाषा में आपको पढ़ा दूं, एकदम देसी भाषा में। पेरेंट्स टू पेरेंट्स भी डिफर करता ही है ना, बच्चे अगर डिफर करेंगे तो पेरेंट भी डिफर कर रहा है ना, ठीक है। चलो सुनो जी, अब मेंडेलियन जेनेटिक्स से भी चीजों को अपन शुरू कर रहे हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स कॉमन सी बात है, तो इसको किसने दिया होगा? इट वॉज गिवन बाय ग्रीगर मेंडल, तो जी जे मेंडल। सो ग्रीगर मेंडल बाय प्रोफेशन क्या थे? बाय प्रोफेशन ही वॉज अ मंक, ये पादरी थे, ओके, मंक, एंड ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ये भाई मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स, तभी तो उन्होंने जेनेटिक्स में मैथ्स ला दिया, तो ये मैथमेटिशियन थे। ही वॉज अ मंक एंड ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने ना 7 साल तक, कितने 7 साल तक इन्होंने वर्क किया था किसके ऊपर जी? वर्कड ऑन पी प्लांट। ओके, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? ओके, पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब वो 7 साल का एरा कौन सा था, ये पेपर में पूछा गया है जी। तो 1856 से लेके 1863, तो प्लीज इसको मार्क कर लेंगे, ये तुम्हारा पीवाईक्यूज में आया था। ओके, 7 साल तक इन्होंने किया। अच्छा, अब इन्होंने 7 साल में एक्चुअली किया क्या? कौन से एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट किया? तो ये परफॉर्म दी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने परफॉर्म किया, परफॉर्म्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि उन्होंने खुद से ये मेटिंग करवाया प्लांट्स का और उनके प्रोडक्ट को देखा जी। तो किसके ऊपर किया था जी? ऑन द पी प्लांट। जब पी प्लांट के ऊपर जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाया गया तो क्या क्या देखने को मिला जी? ओके ओके, अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं? ओके, हाउ डज इट परफॉर्म? ओके, ठीक है, चलो जी, चलो जी, आ जाओ जी। ये कैसे किया जाता है जी? देखो, अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन अगर करना है, ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? ही परफॉर्म द इमैस्कुलेशन। ओके, देखो, अच्छा, पी प्लांट तुम्हारा यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल प्लांट है? ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये बाइसेक्सुअल, मतलब क्या? मेल और फीमेल तुम्हारा एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है जी। तो इन्होंने क्या किया ना, ये करने के लिए परफॉर्म्ड व्हाट? ही परफॉर्म्ड इमैस्कुलेशन, ठीक है, और उन्होंने बैगिंग की। ये 2 मेथड उन्होंने यूज किया जी। अच्छा, अब इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है जी? रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को निकाल देना फीमेल में से, मतलब वो पार्ट में से आपका एंथर को निकाल देना, ठीक है। तो इन्होंने इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया और बैगिंग किया। किसके ऊपर किया जी? अगेन पी प्लांट्स, पी प्लांट पर इन्होंने इमैस्कुलेशन और बैगिंग की, ठीक है। ओके, यस, ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, फिर प्लांट को, और यहां पे किस प्लांट को ट्रीट किया गया था जी? यहां पे तुम्हारा फीमेल पेरेंट को लिया गया था जी। ओके, ठीक है, ठीक है, कटिंग ऑफ एंथर कह सकते हो जी, ठीक है जी। ओके, प्लांट ट्रीटेड लाइक अ फीमेल पेरेंट। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे फीमेल पेरेंट को तैयार किया यहाँ पे, ठीक है। और जब इमैस्कुलेशन करने के बाद कवर किया गया बैगिंग, जिसको कहते हैं। अभी एनसीईआरटी में सारी टर्म्स भी आएंगी जी, मैं आपको एक बहुत देसी भाषा में पहले कंसेप्ट को क्लियर करवा दे रहा हूँ जी। ओके, अब सवाल ये आ रहा है कि मेंडल ने पी को क्यों चूज किया? क्या उस समय और कोई नहीं थे क्या? और कुछ था नहीं क्या? अब रीजन क्या थे? रीजंस क्या थे तुम्हारे पास टू चूज दी पी प्लांट? टू चूज अ पी प्लांट, कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा ना। ओके, ठीक है,
ये तुम्हारा डिप्लॉयड प्लांट था क्या? पहली बात ये बात ध्यान रखना, ये भी तुम्हारे को आगे बहुत काम आएगा। ये सब छोटे छोटे टर्म तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी गई है जी। पहली बात क्या, ये डिप्लॉयड प्लांट था, यहां पे तुम्हारे पास सिर्फ 14 ट्रेड्स ही अवेलेबल है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ओके अच्छा, ये तुम्हारे पास क्या होता है जी? ये नेचुरली तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन करता है क्या? ये नेचुरली क्या करता है? नेचुरली तुम्हारे पास क्या करता है? ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है जी। सेल्फ पॉलिनेशन करता है, ठीक है। मतलब क्या? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी क्या इसके पास? नो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद से नहीं रोक पाएगा चीजों को। एक टर्म है, लिखना है तो लिख लो, कोई भी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इनके पास नहीं होगी, ठीक है। ये नेचुरली तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन करता है। अच्छा, फिर क्यों चूज किया गया जी? और क्या रीजन हो सकते हैं? और क्या रीजन हो सकता है? लार्जर नंबर ऑफ प्रोजेनी मिलता है, ओके, विद अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन जी। लार्जर नंबर ऑफ प्रोजेनी with what? With large number of variation, with large number of variation, क्लियर है? ये तुम्हारा एनुअल प्लांट है, ये एनुअल है, और ये तुम्हारा बाइसेक्सुअल है। ये एनुअली तुम्हारे पास ग्रो रहा है, ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज तुमको ध्यान रखना कि ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है जी? ट्रू ब्रीडिंग, ओके, ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? तो ट्रू ब्रीडिंग कैसे बनता है हम लोग बात करेंगे इसके बारे में जी। जब तुम्हारे पास पैरेंट की तरह एग्जैक्टली जब तुम्हारे पास प्लांट हो ना, उसको अपन कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं जी। सेम कॉपी लाइक अ पैरेंट, सेम कॉपी लाइक अ पैरेंट, सेम कॉपी लाइक अ पैरेंट, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं जी, ठीक है। अब देखो जी, ये बनता कैसे? अगर मुझे एग्जैक्टली अगर सेम पैटर्न ही अगर लाना है पेरेंट्स की तरह, ये तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट होगा ना, बिकॉज अगर सेम कॉपी पेरेंट्स की तरह बन रहा है तो किसी की कारण की वजह से बनता होगा जी। क्यों बन रहा है? रिजल्ट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही रिजल्ट है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही रिजल्ट होता है ट्रू ब्रीडिंग। क्लियर? क्लियर, ओके, सभी जनरेशन में तुम्हारे। अच्छा, अभी कैसे बनता है ना, वो तुम्हारे पास मैं बताऊंगा पूरा स्टेप करके कि यहां पे तुम्हारे जो ट्रेड्स होते हैं ना वो स्टेबल हो जाते हैं जी, ओके, ठीक है। चलो जी, मजा आ गया, मजा आ गया यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है जी? यहां तक? अच्छा, तो इन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। अच्छा, मेंडल ने यहां पे कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज चूज किए होंगे? पी प्लांट के यहां पे कितने तुम्हारे पास, कितने चूज किया था इन्होंने? तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को चूज किया था, ओके, बिकॉज ट्रेड्स को भी तो अपने को स्टडी करना था ना, ट्रेड्स को भी स्टडी करना था जी। तो बात को भी ध्यान में रखना है आपको जी, ठीक है। तो मेंडल सिलेक्टेड कितने? 14 ट्रू ब्रीडिंग, 14 ट्रू ब्रीडिंग तुम्हारे पास प्लांट वेराइटीज पी प्लांट के अंदर, ओके, प्लांट वेराइटीज। क्लियर है? ओके, हाँ। अच्छा, अब कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है? 7 पेयर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ठीक है। चलो जी, अब ट्रू ब्रीडिंग एक्चुअली में क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन ये एक ऐसा तरीका है, ओके, एक ऐसा तरीका है जहां पे तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है जी। जब कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा जी? ट्रेड्स मेरे स्टेबल हो जाएंगे, चेंज नहीं होने वाले हैं जी। तो ट्रू ब्रीडिंग is one that only having what undergone the self pollination is one that क्या हुआ जी? having undergone
सेल्फ पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर गया जी। ओके, वो भी कैसा? तो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ये कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर गया हुआ है जी, जिससे क्या हो रहा है? इट शोज द स्टेबल ट्रेट। अब ट्रेट्स मेरे क्या हो गए जी? स्टेबल हो चुके हैं जी। हो गए स्टेबल ट्रेट्स हो गए जी। ओके, अच्छा, इसे ट्रू ब्रीडिंग को अपन कहते हैं होमोजाइगस या प्योर लाइंस कहते हैं जी। ओके, इसे ट्रू ब्रीडिंग को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? ये पूरी बात ना ट्रू ब्रीडिंग को लेकर ही हो रही है। इसी ट्रू ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं जी? होमोजाइगस कहते हैं या प्योर लाइंस कहा जाता है जी। ओके, कैसे बना? इट इज क्रिएटेड बाय सेल्फ पॉलिनेशन, बाय सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन। तो कुछ जनरेशन तक क्या हुआ जी आपके पास? सेल्फ पॉलिनेशन किया गया। ओके, कुछ जनरेशन तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन चला और तुम्हारे पास क्या हुआ जी? इस प्योर लाइंस को बनाया गया जी। ओके, यस, ठीक है, चलो जी। अच्छा, हम लोग कहते हैं मेंडल्स के लॉज, आगे पढ़ते ना सर कि सर लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल नहीं दिया था। भाई मेंडल ने एक भी लॉ नहीं दिया था, मेंडल ने पोस्टुलेट्स दिए थे। ओके ओके, इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, इन्होंने लॉ नहीं दिए थे। ओके, पोस्टुलेट्स का मतलब एक अजम्पशन पे चीजें तैयार की गई हैं, ओके, जिनका एक साइंटिफिक डेटा और एविडेंस प्रेजेंट है। मेंडल ने क्या किया था? एक बहुत ही नोट पॉइंट है, बात को ध्यान रखना, नोट है 10 रुपए का, याद रखना क्या कि मेंडल ने ना क्या दिया था जी? मेंडल हैड प्रपोज्ड, ओके, प्रपोज्ड पोस्टुलेट्स, लेकिन अब इस पोस्टुलेट्स को कन्वर्ट किसने किया है जी? ओके, कोरिन्स करके एक साइंटिस्ट है, कोरिन्स, अपन पढ़ेंगे आगे, जिन्होंने रीडिस्कवरी में हेल्प किया था। कन्वर्टेड इनटू लॉज, जो कभी बदला नहीं जा सकता, आफ्टर मोर साइंटिफिक डेटा जी। ओके, हाँ, मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। ओके, हमें ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज लगती हैं जी। ओके, ठीक है, चलो, क्या मजा आ गया? क्या ये मजा आ गया? अच्छे से बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गई अच्छे से? अभी तो मैं बहुत बेसिक सा पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत मतलब ये पूरा क्रक्स है यार, आगे इसका पूरा हिस्ट्री, जेनेटिक्स से अपन मस्ती नहीं करेंगे, मस्त पढ़ना पड़ेगा जी। ओके, क्लियर है अच्छे से? अच्छा जी, अब कुछ कहानियां और है, 2-5 मिनट की सुन लो, उसके बाद अपन सीधा एक्सपेरिमेंट पे कूदेंगे जी। अब मेंडल है ना, वो मर गए, लेकिन उनके काम को किसी ने भी कहता ना कि इंसान की जो वैल्यू है ना, वो मरने के बाद ही पता चलती है कि नहीं? सो मेंडल डाइड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क। ओके, उन्होंने इतनी सारी काम की थी, बट उनको क्या हुआ जी? ओके, किसी प्रकार का भी रिकॉग्निशन नहीं मिला जी। नहीं, ट्रू भाई, मेंडल ने ना सेल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था जब उन्होंने ट्रेड्स को स्टडी करना शुरू किया था जी। ओके, ये पे ट्रू लाइंस कैसे बनता है उसके बारे में मैंने बताया। ये ट्रू लाइंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम प्लांट को बार बार सेल्फ पॉलिनेशन में भेजेंगे, तो क्या होगा जी? ट्रेड्स तुम्हारे स्टेबल हो जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो, चलो अब, सो मेंडल डाइड, मेंडल चाचा तो मर गए। ओके, मेंडल मर गए अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क। फॉर हिज वर्क। अब सुनो जी। ओके, अच्छा, अब ये सवाल ये आता है कि इनका जो रिसर्च था वो अनरिकॉग्नाइज क्यों था भाई? इनका अगर आप मुझे बताओ, मुझे बताओ भाई, मेंडल भाई का जो रिसर्च था वो अनरिकॉग्नाइज क्यों था? उस समय एक चर्चा चल रहे थे, डार्विन चर्चा। डार्विन जो बोल रहे थे ना, लोग आंख बंद करके बात को सही मान ले रहे थे। ओके, तो भाई मेंडल चर्चा का जो बातें हैं वो अनरिकॉग्नाइज क्यों हो रही? इसके कुछ कारण थे। पहला क्या कि मेंडल ने बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज किया था जी। मेंडल यूज्ड lots of mathematics
ओके, जैसे कैसे मैथमेटिक्स में क्या उन्होंने यूज किया, तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, उन्होंने इसको यूज किया दी एंड प्रोबेबिलिटी। इसको उन्होंने यूज किया जी। ओके, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, दर्पण डाल दूंगा जी, ठीक है। सेकंड रीजन, कम्युनिकेशन उस समय इजी नहीं था जी, कम्युनिकेशन इजी नहीं था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। जैसे आज है ना स्नैपचैट पर डाल देंगे या इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, वैसा नहीं था जी। ओके, तो उन्होंने ना एक टर्म यूज किया, यूज द टर्म जो कि कांड करवा दिया, फैक्टर। उन लोगों को भाई फैक्टर का बात ही समझ में नहीं आया क्या था जी। ओके, ये तीन कारण था जिसकी वजह से भाई मेंडल का जो काम था ना वो अनरिकॉग्नाइज था। ओके, उनका काम था ना वो अनरिकॉग्नाइज था फॉर द लॉन्गर पीरियड, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से जी, ध्यान से मेरी बात को सुना जी। मेंडल का वर्क पब्लिश कब हुआ जी? मेंडल ने अपनी वर्क को पब्लिश कब किया था जी? मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, कब अपने वर्क को पब्लिश किया था? इन 1865। 1865 में भैया क्या हुआ जी? ओके, यस, इसको पब्लिश किया जी, ठीक है। ये तुम्हारा पीवाईक्यू सा क्वेश्चन है। ओके, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जी, बात को ध्यान रखना जी। ओके, अच्छा, अब पब्लिश तो कर दिया, अब इनके मरने के ना 16 साल बाद जो है ना इनकी वर्क को रीडिस्कवर किया गया। ये मरे, ओके, तुम्हारे पास जब चच्चा हमारे मेंडल चच्चा जब चले गए इस दुनिया से, ठीक है, 1865 में इन्होंने क्या किया था जी? अपने रिसर्च को पब्लिश भी कर दिया था जी, पब्लिश कर दिया था। ओके, तो मरने के 16 साल बाद है ना 3 साइंटिस्ट आके इनके रिसर्च को ना रीडिस्कवर किए थे जी। तो थोड़ा स्टोरी है जो कि तुमको पता होना चाहिए, क्या कि ऑलमोस्ट कितने साल बाद? 16 साल आफ्टर हिज डेथ, मरने के 16 साल बाद क्या हुआ जी? रीडिस्कवर्ड हुआ जी, रीडिस्कवर्ड किया गया इनके वर्क को। कौन से ईयर में? कौन से ईयर में? इन 1900। 1900 में रीडिस्कवर किया गया जी। कितने साइंटिस्ट? तो 3 महीने इंडिपेंडेंट, 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली आके इसको डिस्कवर किए, ठीक है। 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली के और रीडिस्कवर किए जी। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ध्यान सुना जी। एक तो तुम्हारे कोरिन्स, कार्ल कोरिन्स, फिर वॉन टशनमार्क, ओके, टशनमार्क, ये एक साइंटिस्ट था जी। ओके, ठीक है, थैंक यू आदित्य, थैंक यू यार। और डी वेरीज, ये 3 साइंटिस्ट, ये सब तुम्हारे स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जी। ये 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली आगे क्या कीजिए बेटा जी? रीडिस्कवर कर लिए जी। ओके, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया जी। तो मरने के 16 साल बाद जो है ना, ओके, रीडिस्कवरी की गई मेंडल के वर्क की। ओके, तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी का फ्लो है जो कि आपको पता होनी चाहिए जी। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है जी? यहां तक बातें क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ जी। अब जो अब मेंडल की पूरी रिसर्च के ऊपर अभी अपन लगते हैं जी। मेंडल अंकल ने, मेंडल चाचा ने कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया? हेलो, कोई सोएगा नहीं उधर, मैं देख रहा हूं आंख किसी को झप रहा है। मेंडल चाचा ने, मेंडल चाचू ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। कितने? 7 कैरेक्टर। ओके, 7 कैरेक्टर। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई फीचर जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं जी? ओके, कैरेक्टर कहते हैं। कहते हैं क्या? उसे अपन कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। ओके, कहते हैं ना कोई भी फीचर। अच्छा, जब कैरेक्टर में वेरिएशन आएगा तो उसे क्या बोला गया? जब कैरेक्टर में वेरिएशन होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रेट्स। ओके, उसे कहते हैं ट्रेट्स कहते हैं। अरे यार मैं हट गया यार। उसे अपन क्या कहते हैं बेटा जी? ट्रेट्स कहते हैं जी। तो मेरे पास अब हर एक कैरेक्टर के तुम्हारे पास 2-2 ट्रेट्स से क्या, तो 7 के यहां पे 14 ट्रेट्स थे।
मजा आया? चलो कोई दिक्कत की बात है। मैंने यहां पे पूरा सीरियल नंबर, कैरेक्टर और ट्रेड्स बहुत प्रॉपर्ली मैं तुमको बता देता हूं जी। इट इज वेरी इजी गाइस, तुमको बिल्कुल डरना नहीं है, मैं बहुत आराम से तुमको चीजें बताऊंगा। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी, प्लीज मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना जी। फॉर सम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यहां से बनता है जी। एक मिनट यार, मैं कुछ कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं जिसको मुझे आगे यूज करना है कि ये कलर यूज कर लेना है अपने को, ठीक है। चलो आइए, मेरे पास पहला स्टेम का हाइट, ये कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर था, ठीक है। और इसके ट्रेड्स क्या थे जी? टॉल या ड्वार्फ, टॉल या ड्वार्फ, टॉल या ड्वार्फ, दिस वॉज अ ट्रेड, दिस वॉज अ ट्रेड। चलो सेकंड, फ्लावर का कलर क्या था जी? या तो वॉयलेट या तो व्हाइट। थर्ड, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर कहां पे मिल रहा है? क्या वो कोने में मिल रहा है, एक्सियल का मतलब मैं इस तरीके से बता रही, साइड में, या तुम्हारा टॉप पर मिला टर्मिनल। ओके। चौथा, पॉड का शेप, जो मटर है, मटर का मटर, तो पॉड का शेप क्या वो तुम्हारा इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है? या वो कंस्ट्रक्टेड है? क्लियर है? क्लियर। अब पांचवा, पॉड का कलर, पॉड का कलर क्या वो ग्रीन है, क्या वो तुम्हारा, सॉरी व्हाइट कह रहा मैं, क्या वो ग्रीन है, क्या वो येलो है? मटर का दाना कैसा है, क्या वो ग्रीन है या वो येलो है? सिक्स्थ, सीड का शेप, क्या सीड तुम्हारा राउंड है या रिंकल्ड है? क्लियर। और आखिरी में जो लिया गया वो लिया गया क्या बेटा जी? सीड का कलर। अब प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुना जी। क्या ये मेरा येलो है या ये मेरा ग्रीन है? सुनो जी, अब सुनो, अब मैं कुछ एम्स के क्वेश्चंस तुमसे करवाऊंगा, यहीं पर है ना, बताते हुए चलूंगा जी। ओके। पेपर में सवाल ये आया था कि हमने क्या, मेंडल ने ना 7 कैरेक्टर को यूज किया था जी। ओके, तो ट्रेड्स हमारे 14 हो गए। तो पी प्लांट के कितने स्ट्रक्चर को भैया मेंडल ने स्टडी किया था? सवाल ये आया था, मेंडल ने कितने स्ट्रक्चर, ओके, कैरेक्टर्स में कितने स्ट्रक्चर को स्टडी किया था? तो क्वेश्चन वाज लाइक दिस, 2012 का आई थिंक सवाल था कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर वेर स्टडीड बाय मेंडल्स इन द कैरेक्टर्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स वेर स्टडीड बाय मेंडल इन द कैरेक्टर्स। समझ रहे हो क्या कि तुम्हारे पास स्ट्रक्चर इन कैरेक्टर कि 7 तो कैरेक्टर है, लेकिन उसमें तुम्हारे स्ट्रक्चर कितने, प्लांट के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर है? पहला देखो, स्टेम एक स्ट्रक्चर है क्या? स्टेम एक स्ट्रक्चर है जी। फ्लावर भी एक स्ट्रक्चर है क्या? पॉड एक स्ट्रक्चर है क्या? पॉड इज ए स्ट्रक्चर। और सीड। समझे मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं? दिस वॉज द क्वेश्चन, दिस वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, कि कैरेक्टर में कितने स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया? तो मेरे बालक और बालिकाओं क्या बोलोगे आप कि सर मालिक 4 कैरेक्टर को स्टडी किया, 4 कैरेक्टर को स्टडी किया। ओके ओके, यस, ठीक है, हाँ जी। स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, पॉड हो गया और तुम्हारा सीड हो गया जी। सॉर्टेड है मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं। फिर क्वेश्चन आता है एक बात और का जी, पॉड कलर और सीड कलर में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है जी। अगर आप ध्यान से सुनना है जी आपको, ओके, पॉड कलर और सीड कलर में
अगर हम बात करेंगे पॉड कलर, तो डोमिनेंट का मतलब क्या होगा जी? डी को ना मैं काम करता हूं, मैं लिख ही देता हूं। डी का मतलब डोमिनेंट और आर का मतलब रिसेसिव। तो पॉड कलर में डोमिनेंट कौन होगा जी? ग्रीन। कौन होगा जी? ग्रीन। ग्रीन तुम्हारा डोमिनेंट होगा जी, और तुम्हारा येलो जो होगा ना वो आपका रेसेसिव होगा। ओके, बफरिंग नहीं होना चाहिए भाई। इसके बाद सीड कलर में डोमिनेंट कौन होगा? येलो। और रेसेसिव कौन होगा जी? ग्रीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको पूछा गया, तुम देख रहे हो वाइसी वर्सा आपस में। सो पॉड कलर देखो, तुम देखो कॉमन बात है, रटना नहीं है। पॉड का मतलब मटर, तो मटर का दाना यूजुअली कैसा होगा जी? मटर का दाना यूजुअली तुम्हारा कैसा होगा? यूजुअली मटर का दाना कैसा होगा जी? यूजुअली ये तुम्हारे पास कैसा होगा? यूजुअली ध्यान से बताओ, ध्यान से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक मिनट रुको, बफर कर रहा है क्या? मैं दिख ही नहीं रहा यहां पे। बफर कर रहा है क्या? एक मिनट रुको यार, इट्स नॉट बफरिंग। आइए ना, फाइन। चलिए, तो ये तुमको याद रखना है जी। क्लियर है ना सब? बढ़िया, नहीं बफर नहीं है ना? ऑल गुड। एक बार सभी लोग थम्स अप दे देंगे, थम्स अप कॉमेंट में, थम्स अप तुम्हारा देखता हूं कितने लोग जगे, कितने लोग सोए। गाइस वंस अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स, थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। चलो डन। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया पॉड कलर, ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो जो होता है वो रेसेसिव होता है, और सीड कलर तुम्हारे पास डोमिनेंट येलो और तुम्हारे पास रेसेसिव ग्रीन होता है जी। क्लियर है? सॉर्टेड? इज इट सॉर्टेड? इज इट सॉर्टेड? बोल लो। ओके, कह रहे कि सर लैग हो रहा है। नहीं भाई, इज नो लैग। चलो आ जाओ जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एक बार इसका मैं रिवीजन करा तो बढ़िया वाला रिवीजन। ओके, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं सभी लोग लिख लेंगे इसके बारे में। क्या कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वेर 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, 7 पेयर ऑफ फैक्टर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने थे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने थे? 14। 7। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने थे कैरेक्टर्स में? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन कैरेक्टर, वो थे 4। कौन कौन था जी? 4 स्ट्रक्चर। कौन कौन सा था वो 4? एक तो तुम्हारे पास स्टेम, दूसरा फ्लावर, तीसरा पॉड, चौथा सीड। ओके, ये तुम्हारे पास थे जी। ठीक है, फिर तुम्हारा पॉड का कलर, डोमिनेंट क्या होगा जी? येलो की ग्रीन। ग्रीन तुम्हारा यूजुअली डोमिनेंट होता है, तो रेसेसिव क्या हो जाएगा जी? येलो। अब इसी का उल्टा क्या होगा जी? सीड कलर। डोमिनेंट क्या होगा जी? येलो। ओके, और रिसेसिव वेयर ग्रीन। क्लियर? क्या ये बातें क्लियर है बेटा जी? क्या ये बातें क्लियर है सभी को? अच्छे से बोलो, अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे से। ओके चलो आगे जी। तो हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेके यहां तक, सॉरी। ओके, आइए एनसीईआरटी की रीडिंग अपन यहां तक कर लेते हैं जी। यहां तक अभी अपन एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग मार लेते हैं कि चीजें क्या कह रही हैं। ओके, चीजें क्या कह रही हैं जी? ओके, चीजें क्या कह रही हैं?
एक मिनट रुको यार, नहीं हो रहा यार, नहीं बफर नहीं हो रहा यार। चलो मैच बजट टेपे आ रहा है, कह रहा बफर हो रहा है। मेरी फिर की ले रहे हो क्या तुम यार? ओके चलो अब क्या ना कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव अ बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट? कभी ऐसा हुआ है क्या कि एलिफेंट जो है सर वो शेर को जन्म दे दिया है? ये क्या बोल रहे हो मालिक? नहीं, एलिफेंट हरदम बेबी एलिफेंट को जन्म देगी, नॉट अदर एनिमल। ओके क्यों? अच्छा इसके पीछे भी रीजन है, वो है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजन क्लियर है? चलो जी। और वाई मैंगो सीड्स ऑलवेज फॉर्म अ मैंगो प्लांट एंड नॉट दी एनी अदर प्लांट? ओके ऐसा ये भी तो कारण है ना कि सर जब हम लोग गुटली डाल रहे हैं तभी तुम्हारे पास क्या हो रहा है जी, वो क्या कहते हैं आम बना रहा है। ओके सेव का जब डालेंगे तो सेव निकलेगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है अच्छा बात समझना है जी। ओके अब सो प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट में क्या होता है? प्लांट में देखो एनिमल में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो क्या करवाएगा ये इंश्योर होगा कि भैया एनिमल जो कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगी जी। लेकिन प्लांट में कैसे हो रहा है भाई? प्लांट में कैसे होगा जी? सो प्लांट में अगर आपने एक मेथड पढ़ा होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ये तुम्हारा इंश्योर करवाता है क्या बेटा जी? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है ना ये तुम्हारा इंश्योर कराएगा कि मैंगो हरदम मैंगो दे और तुम्हारे पास एप्पल आपका हरदम एप्पल दे जी। ओके चलो अब सुनो ध्यान से मेरी बात। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग वेरी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स? अब जो आइडेंटिकल, कुछ आइडेंटिकल होते हैं या वो डिफरेंसेस शो करते हैं इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर? जिनको अपन क्या कहते हैं, अगर बहुत सिमिलर तो अपन ट्विंस कह रहे हैं जी। ओके होमोजाइगोटिक ट्विंस, या कभी सिबलिंग्स होते हैं वो तुम्हारे पास बहुत ही अलग अलग दिखते हैं जी। सब कुछ क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी पूछ रही है जी। अच्छा दिस एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विद साइंटिफिकली। अब यही सारे क्वेश्चंस को ना जेनेटिक्स में साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है जी। समझ रहे हो? जो आलतू फालतू जो मन में विचार आती है ना, इन्हीं सबको स्टडी किया जाता है आपके जेनेटिक्स के अंदर जी। ओके इन द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में अपन क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ, ओके स्टडी ऑफ, बोल भाई, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको स्टडी करते हैं क्या जी? ओके ठीक है ओके चलो जी चलो जी ओके हम लोग स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को इसमें स्टडी करते हैं। देखो तो दिस सब्जेक्ट deals with the inheritance as well as the variation of the characters, okay, from parents to offspring। अब एक एक वर्ड को समझते हैं जी। तो इनहेरिटेंस क्या था जी? पासिंग ऑफ कैरेक्टर, ओके, फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग टू दी फ्रॉम द पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ये था। वेरिएशन क्या था जी? डिफरेंसेस, जो भी तुम्हारा डिफरेंसेस आपका आता है जी। ओके चलो जी। अब इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू दी प्रोजेनी। सो पेरेंट से प्रोजेनी में क्या रहा है जी? कैरेक्टर तुम्हारा पास हो रहा है जी, और ये तुम्हारा बेसिस है हेरिडिटी का, ये तुम्हारा स्टेटमेंट में आता है जी। ओके तो पूरी हेरिडिटी जो तुम्हारे पास जेनेटिक चार्ट होती है ना, उसका बेसिस तुम्हारा इनहेरिटेंस होता है जी। तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी कौन है जी? तुम्हारा इनहेरिटेंस है जी। ओके एंड इट इज अ प्रोसेस। ठीक है अच्छा तो वेरिएशन क्या होता है जी? वेरिएशन इज अ डिग्री। ओके डिग्री का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है कि कितना तुम्हारे पास डिफरेंसेस आया है जी। ओके मेजर, ओके इसको मेजरमेंट कहते हैं जी। Variation is the degree by which a progeny differ from their parents। ठीक है तो वेरिएशन क्यों आता है? वेरिएशन जो है उसके पीछे का रीजन क्या है जी?
ओके ठीक है, ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो वेरिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। क्लियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है जी। ओके, कभी वेरिएशन आपको असेक्सुअल में देखने को नहीं मिलेगा, नोट। asexual do not show variation। क्लियर, ओके, क्या ये बातें क्लियर है मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं? चलो जी, अच्छा अब यहां से एक नया चीज अपने को पढ़ना है बेटा जी, जो कि बहुत ही और सिंपल है। एक बार सिर्फ रीडिंग मारनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। ह्यूमंस को ना ये वेरिएशन है बहुत पहले से पता था। ओके देखो, तो ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 10,000 BC, सॉरी 1000 BC, तो 8000 से 1000 साल BC बिफोर क्राइस्ट से पता था दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गुरु, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स होते हैं बताइएगा? इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तुम्हारा 8000 से लेके 1000 BC, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट में आ सकता है। वो लोग ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए 800 और 1000 BC दे देंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए वो 800 से 1000 BC दे सकते हैं। तो नहीं, 8000 से 1000 BC से इंसानों को पता है कि भैया वेरिएशन का कारण क्या है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जी। ठीक है, अच्छा अब जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने इस वेरिएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है। ओके ओके, जो हमारे एंसेस्टर्स उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जी। They exploited the variation that were naturally present in the wild population जी। अब wild का मतलब क्या होता है? जो नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके ठीक है, wild population of the plants and the animal to selectively breeds and select the for the organism that poses the desirable characters। अब मैं तुमको एक एग्जांपल यहां पे बताता हूं जी। यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने इस वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया अच्छे लेवल पे। कैसे? तो क्रॉसिंग करवाते थे। जो हमारे पूर्वज थे ना, वो तुम्हारा सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते थे। हमारे जो पूर्वज, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? समझो एक बुल है जो बहुत ही हट्टा कट्टा है, बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक काव है जो हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क है, हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग। समझो इस चीज को, हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग है। अब जब इनको क्रॉस कराएंगे तो जो इनका बच्चा आएगा वो क्या होगा जी? वो क्या होगा? वो और स्ट्रांग होगा क्या जी? ओके, जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा उनमें दोनों ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, वो स्ट्रांग भी होगा एंड मोर मिल्क भी देखने को मिलेगा। तो हमारे एंसेस्टर से बरोबर इसको यूज किया, तो वही यहां पे बोला गया क्या कि they exploited the variations, okay, that were naturally present, जो कि naturally present था। ओके ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल दिया गया सहीवाल काऊ का जी। देखो वही बोला गया जी। चलो यार, लव सबको मैं कर रहा हूं, ठीक है, बस पढ़ लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्लीज गाइस, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल थ्रू दी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, देखो आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया गया ना कि ऐसे बुल को लेकर आओ जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो, ऐसे काउ को लेकर आओ जो कि हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग हो जी। ठीक है, एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस, ठीक है, और उनको अपने मतलब जो नेचुरली हैबिटेट में प्रेजेंट है उनसे क्रॉस कराएगा जी। ओके, शुभम गुद्रा ब्लॉग्स, हेलो हाय, आई एम फ्री, आई एम अ गर्ल। कितना नाज होता होगा ना माँ बाप को, शुभम, बहुत नाज होता होगा भाई, मेरा लड़का लड़की बन रहा है, हाँ लड़का ढूंढ रहा है, पापा मेहनत कर रहे हैं यार, आज बेटे के लिए अच्छा खाना लेकर जाऊंगा, ठीक है जी, हाँ मैं सब करवा दूंगा, टॉक्सिक डॉक्टर, ठीक है। चलो आ जाओ जी। देखो तो तुम्हारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या है जी? वी हैव अ वेल नोन इंडियन ब्रीड, उसका एग्जांपल कौन है जी? सहीवाल काउस, जो कि पंजाब में देखने को मिलता है। तो ये पेपर में तुम्हारे पूछा गया है। डन, ओके, ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलो
We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had a very little idea about the scientific basis. क्या उनको इसके पीछे का ये मेथड लॉजिक पता था क्या? नहीं. तो साइंटिफिक बेसिस उनको पता नहीं था जी. तो वही अभी अपन इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं. जो भी अपन ने मेंडल के बारे में बताया, तो वो सारी बातें पहले अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अभी अपन आगे की ओर बढ़ेंगे जी. ओके, चलो आगे चलो. सो मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को भी अपन शुरू करते हैं जी, जिसके बारे में मैंने आपको मेंडल्स के बारे में हल्का फुल्का भी बताया था. वही शुरू करते हैं जी. इट वॉज ड्यूरिंग अ मिड 19th सेंचुरी. मिड 19th का मतलब होता है तुम्हारा 1850s की बात हो रही है. यहाँ पे 1850s की बात हो रही है. ठीक है. दैट हेडवेज वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस. किसकी मदद से जी? तो ग्रिगर मेंडल. देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में है ना, लेकिन ईयर क्या चल रहा है? ईयर क्या चल रहा है जी? 2024 चल रहा है. It was during the mid 19th century that headway was made in understanding of the inheritance. देखो तो वो कौन से थे साइंटिस्ट? ओके ठीक है, मैं सब कराऊंगा, उत्कर्ष सब अभी होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. तो ग्रिगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. अभी जो आपका हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, ये आर्टिफिशियल था क्या? ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था क्या? आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराया जी. किसके ऊपर? ऑन द गार्डन पी. गार्डन पी मतलब कौन? देखो तीन वर्ड यूज किया गया है. ओके, पाइसम सटाइवम, या तुम्हारा एडिबल पी, या तुम्हारा गार्डन पी. तो डरना मत. ओके, डरना मत. तो ये बात आपको ध्यान रखना है जी. गार्डन पी को अपन पाइसम सटाइवम कहते हैं, ये इसको अपन एडिबल पी भी कहते हैं जी. ठीक है. ओके, कितने साल तक? फॉर 7 years. तो 7 years तक भैया इन्होंने क्या किया जी? एक्सपेरिमेंट किया जी. ठीक है. 1856 से लेके 1863 तक. ये एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया जी? 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने किया जी. अच्छा, और इन्होंने क्या प्रपोज किया? एंड प्रपोज दी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, अब ये गलत है जी. अब ये बात यहां पे गलत है, और यही मैंने आपका बेटा जी क्या किया है, एनसीईआरटी में गलती को मैंने रेस किया हुआ है जी. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके भैया, मेंडल हैज जस्ट गिवन द पोस्टुलेशन, कोरिन्स ने उसको लॉज में कन्वर्ट किया है, तो लॉ नहीं दिया इन्होंने. ठीक है, अभी एनसीईआरटी में जो लिखा है वो पढ़ो. ओके, तो इन्होंने ना प्रपोज किया था ओके कुछ पोस्टुलेट्स को. ओके, सारी एक्सपेरिमेंट के बाद. ठीक है. अच्छा, तो ड्यूरिंग द मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनहेरिटेंस पैटर्न, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर, जब मेंडल जब कर रहे थे पढ़ाई इसके ऊपर, पी के ऊपर, तो पहली बार दुनिया में क्या हुआ जी? बायोलॉजी में क्या यूज हुआ जी? स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स वेर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन द बायोलॉजी. मैथ्स को यूज किया गया. ओके, स्टैटिस्टिक्स को यूज किया गया बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. पहली बार, इट वाज द फर्स्ट टाइम. ये बात ध्यान रखना. अच्छा, अब इनका यार एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? ओके, अच्छा, अगर आएगा ना तो एनसीईआरटी की तरफ से ना वो एक लेटर आ जाएगा. हमने बोल दिया कि जो भी चेंजेस अभी तक हुए हैं, प्लीज रिलीज द पब्लिकेशन रिगार्डिंग दैट. ठीक है. चलो, अब हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैंपलिंग साइज. देखो क्या फायदा था, जो मेरे मेंडल अंकल थे ना, इनकी सैंपलिंग साइज बहुत ज्यादा थी. इसका मतलब क्या होता है? लार्ज सैंपलिंग साइज का मतलब क्या होता है? मैं इसका मतलब यहां पे लिखाता हूं जी. मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी थे. लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इनको देखने को मिला. लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी जी. अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी होंगे तो क्या होगा जी? लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा. अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी होगा तो क्या लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा. मिलेगा जी. विच गिव्स अ ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड. तो मतलब क्या होगा कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी मिलेंगे तो ज्यादा वेरिएशन होगा और ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिल पाएगा. मोर एक्यूरेट डेटा मिल पाएगा जी. मिलेगा क्या? मिलेगा. यस. ऑल्सो
ऑल्सो द कॉन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंस, इन्फरेंस का मतलब जो आउटकम था, जिनका आउटकम था जी, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट प्रूव दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रेदर देन बीइंग अनसब्सटेंशियल आइडियाज। ओके, इसका मतलब क्या? ओके, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं जी। ओके, इन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट को बहुत बारी किया। ओके, इन्होंने क्या किया जी, एक ही एक्सपेरिमेंट को ओके बहुत बारी इन्होंने किया जी, एक ही एक्सपेरिमेंट को बहुत बारी किया। तो कॉमन सी बात है ना, अगर बहुत बारी करेंगे तो क्या होगा जी, तुम्हारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आएगा क्या जी, रेदर देन अनसब्सटेंशियल आइडियाज। मतलब ये हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता, करके बताओ। तो उन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार किया, जिससे कि उनको जो डेटा मिला, जो इन्फ्रेंस मिला, जो उनको डेटा मिला, वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब मेंडल ने क्या किया था ये देखो। सो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड द कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वेर मैनिफेस्टेड एज अ टू अपोजिंग ट्रेड्स। देखो, अब आपको मैंने बताया था कैरेक्टर क्या होता है। ओके, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर याद है? अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया ना कैरेक्टर। देखो यहां पे, देखो किधर गया, देखो बहुत प्यारे तरीके से तुमको कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी अभी। देखो, सो कैरेक्टर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी फीचर, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। और जब कैरेक्टर में वेरिएशन आ जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रेड्स कहते हैं। देखो अभी सारी टर्म्स तुम्हारी आ रही है, अब तुम्हारी सारी टर्म्स तुम्हारी अब आ रही हैं जी, आ रही हैं जी, ठीक है। चलो जी, क्या? सो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड द कैरेक्टर्स in the garden pea plant that were manifested as a two opposing trait. Okay, तो कैरेक्टर क्या होता है जी? किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई फीचर, so any feature among organism is your character. Okay, और जब कैरेक्टर में वेरिएशन आ जाए तो क्या बनेगा? ट्रेड्स बन जाएगा जी। फॉर एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ क्या है? ये क्या है बेटा जी? टॉल और ड्वार्फ क्या है? व्हाट इज दिस? येलो और ग्रीन सीड्स क्या है जी? सो ऑल दिस आर ट्रेड्स। ये सब तुम्हारे ट्रेड्स हैं जी, ठीक है। ओके, चलो अमॉन्ग क्यों लिखा हूं यार मैं? एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लियर? चलो अच्छा जी। This allowed him to set up a basic framework of the rules governing of the inheritance. तो इसके वजह से क्या हुआ ना कि he made some rules. ओके, किस तरीके से तुम्हारी एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए जी। ओके, तुम देखा एक कॉम्प्लेक्स चीज को उन्होंने सिंपल चीज में तोड़ दिया। पहले कैरेक्टर को स्टडी किया, फिर ट्रेड्स को स्टडी किया। इससे क्या हुआ जी? एक कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ दिया गया, और अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो तुम्हारा बहुत ही ईजी था जी, ठीक है ना। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क of the rules governing the inheritance, which was expanded on later scientists to account of all the diverse natural observation and complexity inherent in them. इसका मतलब ये है कि भैया आगे चल के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? इन्हीं को क्यूमुलेट करके और स्ट्रक्चर्ड करके प्रेजेंट कर दिया दुनिया के सामने। ओके, ठीक है। हाँ रितिका, ये क्लास 12 है जी। अच्छा, अब मेंडल ने क्या क्या किया अब उसके बारे में देखते हैं जी, ध्यान से सुनते हैं क्या। सो मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अगर मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया था, तो ये जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन था ना वो तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन था। ओके, नेचुरली क्या होता है पी में? नेचुरली पी में क्या होता है? क्या होता है जी? सेल्फ पॉलिनेशन। नेचुरली आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन मेंडल ने यहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाया था ना। ओके, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाने के लिए उनको क्या करना पड़ा जी? ओके, इनको यहां पे इमैस्कुलेशन करवाना पड़ा, लेशन एंड बैगिंग किया इन्होंने। ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यूजिंग अच्छा, अब देखो इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किसके बीच में कराया जी? ओके,
यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स, होमोजाइगस। ओके, ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स को मैं यहां पे कहां पे लिखूं, तो होमोजाइगस कहते हैं इसे, ठीक है। तो इन्होंने तुम्हारे पास जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है वो अभी सब अपन लोग आगे पूरा किस तरीके से करवाया वो सब पढ़ने वाले। मैंने सारी 5 तुमको लिखवाई थी ना, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन से इन्होंने क्रॉस करवाई। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है बेटा जी, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है जी, ये कैसे बनते हैं ट्रू ब्रीडिंग, तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से बनते हैं। दिस आर मेड ड्यूरिंग दी बाय दी कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सो दैट द ट्रेड्स आर स्टेबल इनफ, ठीक है, कि वो तुम्हारे चेंज ना हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, तो वही बात आपको यहाँ पे लिखा है क्या, कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज अ वन दैट have undergone a continuous cell pollination shows the stable trait of inheritance and expression for the several generation जी, ठीक है। अब देखो, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। कितने भैया, मेंडल काका ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी को सिलेक्ट किया है जी, ओके। एज अ पेयर, अब एज अ पेयर अगर हम बात करें तो कितना होगा जी, 7 पेयर, ओके ओके, विच वेयर वेरी सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर्स विद द कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है ना। तो एक कैरेक्टर जो था, एक कैरेक्टर में तुम्हारे पास 2 ट्रेट्स है क्या, फॉर एग्जाम्पल स्टेम हाइट क्या है, ये एक कैरेक्टर है बेटा जी, ओके। इनमें तुमको ट्रेट्स देखने को मिला क्या, टॉल और ड्वार्फ मिला क्या, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो आइए, सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वेयर स्मूथ और रिंकल्ड सीड। तो ये ट्रेट से क्या, कैरेक्टर कौन है जी इसका, तो वेयर स्मूथ और रिंकल्ड, ओके। अब सुनो जी, अब यहां पे क्या गड़बड़ी, स्मूथ में बोलूंगा कि मैं राउंड बोलूंगा, यहां पर मैं यहां पर राउंड बोलूंगा स्मूथ, ये सब एरर मैंने निकाल के भेजी हुई एनसीईआरटी को। Okay, NCERT should be very specific with all the words which they are using. It should be the round or yellow, sorry, round or wrinkled. ये भी एक एरर है एनसीईआरटी का, ठीक है। ओके, इट इज नॉट ए स्मूथ, इट्स अ राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। येलो एंड ग्रीन सीड्स, येलो और ग्रीन, ठीक है। फिर इन्फ्लेटेड जो कि फुल्ली डेवलप्ड और कंस्ट्रक्टेड ग्रीन, और येलो पॉट्स, टॉल और डॉर्फ, ये सारी क्या है बेटा जी, ऑल ऑफ दिस इज योर ट्रेट्स, ये सारी सारी तुम्हारी ट्रेट्स हैं जी, ओके। तो यहां पर मुझे बताओ कि कितने स्ट्रक्चर्स तुम्हारे यूज हुए हैं, कितने स्ट्रक्चर्स बेटा जी, कितने स्ट्रक्चर्स, स्टेम का हाइट, फ्लावर का क्या कलर, ओके, फ्लावर का कलर यस, हाँ। फिर तुम्हारे पास पॉड और सीड, ठीक है। तो फ्लावर के कलर में फ्लावर का कलर था और फ्लावर का पोजीशन था, ओके। तो ये तुम्हारे पास था फ्लावर, कलर मत लिखो, तो हाइट हो गया तुम्हारे पास, फ्लावर हो गया, पॉड हो गया, सीड हो गया, 4 कैरेक्टर्स को लिया गया जी, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट, डोमिनेंट क्या होते हैं आपको क्लियर है बहुत अच्छे से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डोमिनेंट के बारे में, ओके। डोमिनेंट के बारे में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जी, बहुत क्लियरली, इजंट इट, जो तुम्हारा एक्सप्रेस करता है, ओके, जो आपका एक्सप्रेस करेगा अलील्स, ओके, वो तुम्हारा क्या बनेगा जी, डोमिनेंट, और रेसेसिव में जो तुम्हारा सप्रेस्ड रहता है, ठीक है। तो देखो, सीड का शेप, सीड का कलर, ध्यान सुनना जी, राउंड और रिंकल्ड, नॉर्मली सीड जो रहता है वो येलो रहेगा और ग्रीन, इसको तुम पहले हाईलाइट करो, मार्क करना, ठीक है। फ्लावर का कलर डोमिनेंट क्या है पहले वो देख लो जी, वॉयलेट तुमको सारे प्लांट में देखने को मिलेगा यूजुअली, ओके। हाँ बेटा, श्रेया डेली होगी जी, मैं थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, मैं बता रहा हूं अभी क्या। और व्हाइट, पॉड का शेप नॉर्मली तुमको फुल देखने को मिलेगा, ओके, जिसको अपन इन्फ्लेटेड बोल रहे हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड तुम्हारा रेसेसिव होता है जी। पॉड का कलर क्या होगा जी, यूजुअली ग्रीन देखने को मिलेगा, तो देखो याद रखना, ये प्लीज गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है, ये
फ्लावर कलर और पॉड कलर, ग्रीन और तुम्हारा येलो। फ्लावर का पोजीशन, तो ये तुम्हारा एक्सेल, नॉर्मली तुमको एक्सेल देखने को मिलेगा, और तुम्हारा टर्मिनल। और स्टेम का तुम्हारा टॉल, तुम्हारा ये होगा, और ये डॉर। क्लियर हो गया? क्या ये बातें क्लियर हो गई? क्या बातें क्लियर हो गई जी? ठीक है, तो कैरेक्टर क्या होता है जी? ओके, फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम्स व्हाट? कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होता है जी? ट्रेड्स क्या होता है? तो वेरिएशन इन कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर कितना लिया मेंडल ने? भाई मेंडल अंकल ने, मेंडल सर ने कितना कैरेक्टर लिया जी? तो मेंडल सर ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया जी। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने थे हमारे? 14। ओके, 14। क्या ये बातें क्लियर है सभी को? ओके, क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है आपको अच्छे से? बोलो, isn't it? सिंगल लेटर ऑफ डाउट हियर। ठीक है यार, मैं ना ये सोच रहा हूं कि जेनेटिक्स क्लास डेली लिया जाए क्या? ओके, वी शुड टेक अ जेनेटिक वेरी डेली। ओके, जेनेटिक्स की क्लास डेली लेते हैं। ओके, जेनेटिक्स आप उनको डेली लेना चाहिए, और सुबह 10 से 12 ले लेता हूँ क्लास, ठीक है ना? और इवनिंग में हमारी प्लस की क्लासेस रहेंगी, ठीक है? तो तुम्हारी जेनेटिक्स में यहाँ पर भी कवर करा लेता हूँ, ठीक है? तो आई विल टॉक टू माय टीम, एंड कल सुबह हम लोग क्या करेंगे ना, विल स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ठीक है ना? ये तुम्हारा फिर हॉच पॉच दिमाग में नहीं होना चाहिए जी। ओके, तो यहां तक कोई डाउट है? तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन जो है तुम्हारे पास, विल स्टार्ट विद टुमारो 10 AM। ओके, मैं अभी क्लास शेड्यूल करके तुमको ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। फाइन, ओके। मैं नोट्स अभी शेयर कर दे रहा हूँ जी, अभी मैं तुमको शेयर कर देता हूँ नोट्स कंपाइल करके। मजा आ गया? लिटरली बताओ तुमको ये आज पढ़ने में कैसा लगा? अपने को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस और हमको इवोल्यूशन इसी तरीके से पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी लाइक दिस ओनली। ओके, चलो जी, ठीक है। तो कल अपना आना सुबह 10 बजे, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन कल अपन शुरू करेंगे जी। ओके, डन बेटा जी। ओके, वी हैड 2 आवर की लंबी सेशन टुडे। ओके, चलो बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। ओके, सॉर्टेड है, सॉर्टेड, सॉर्टेड, चलो बढ़िया। एक बात तुम्हारे लिए और है बेटा जी, गुड न्यूज क्या है जी? आपको 55% ऑफ मिल रहा है। किस पर? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर, ये वैलिड है जी। ओके, इसके लिए आप जरूर से कोड लगाएंगे बायोलॉजी लाइव 1 अगर किसी को एनरोल करना है, सो दे कैन एनरोल इन दिस, ठीक है? और साथ में नीड यूजी आपको एश्योर भी यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, फिनिक्स टेस्ट सीरीज हमारी लाइव है, आने वाले संडे को होने वाले इसकी भी जो एनालिसिस होगी वो हम लोग कर देंगे मंडे को। ओके, तो अगर किसी ने भी एनरोल नहीं किया तो दे कैन एनरोल एट जस्ट ₹999 आन कोड आप लोग बायोलॉजी लाइव 1 लगा सकते हैं। डन, ओके। और हमारी फास्ट ट्रैक बैचेस भी क्लासेस चल रही हैं जी, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। कल हम लोग यहाँ पे प्लांट किंगडम खत्म करें, कल हम लोग मॉर्फोलॉजी भी शुरू करने वाले। ओके, ठीक है, चलो। सो हम लोग ये कल शुरू करें क्या? ओके, टुमारो विल स्टार्ट दिस गाइस, टुमारो वी विल स्टार्ट दिस, टुमारो विल स्टार्ट द इनहेरिटेंस ऑफ 1। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। तो कल अपना टारगेट रहेगा इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ना और सारे सारे एक्सेप्शंस खत्म कर देना। ओके, ठीक है। और 2 बजे एमसीक्यूज वाली क्लास है ना, 2 बजे कर दूंगा, थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ। थोड़ा एक्चुअली ना आई वाज थोड़ा इनएक्टिव, मेरे घर में ना शादी थी, सो उसके लिए ना आई वाज थोड़ा सा क्वाइट वेरी इनएक्टिव। ओके, तो अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ना आई एम ऑन दैट, आई एम बैक। ओके, मजा आ गया भाई? वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, लाइक कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके, मजा आ गया ना? एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। मिलते हैं अपन अगले सेशंस के अंदर गाइस, चलो ठीक है, थैंक यू। मैं अभी नोट्स ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ओके, जय हिंद, बाय बाय, ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, सी यू, बाय। ठीक है, और कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, क्वेश्चन हम लोग साथ में करवा लेंगे, और मैं क्लास अभी शेड्यूल करवा देता हूँ। ये लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 भी शेड्यूल करवा देता हूँ। ओके, चलो बाय, सी यू, जय हिंद, बाय, सी यू।